नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल विद्या कोचिंग्स में, और एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूं आप सभी के बीच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें कि जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे और आप हमारे चैनल पर जो मिलने वाली वीडियोज़ हैं उनका लाभ उठा सकें। आज की ये वीडियो हमारी एक ख़ास जो है विषय पर है, और ये विषय संबंधित है जो ड्यू सोल के छात्र हैं, ड्यू सोल यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के छात्र हैं, और उन छात्रों ने बीए प्रोग्राम में पॉलिटिकल साइंस उन बच्चों के पास है। तो देखिए, इस आज की वीडियो के लिए हालांकि मैं संदर्भ के तौर पर, मैं रेफरेंस के तौर पर एक किताब इस्तेमाल कर रहा हूं, और ये किताब जो है वो बीए प्रोग्राम की है, ड्यू सोल की 3rd सेमेस्टर की ये बुक है, और पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक है जिसमें हम बात करते हैं तुलनात्मक शासन और राजनीति की। तुलनात्मक शासन और राजनीति यानी कि जो विश्व राजनीति है या फिर भारतीय राजनीति है, उसके तुलनात्मक अध्ययन की बात की जाती है, उनके कंपैरिजन की बात होती है, और किस तरह की व्यवस्थाएं किस देश से अलग हैं, किस तरह की मतलब जो शासन व्यवस्थाएं हैं वो दूसरे देशों से समान है। ये समानता असमानता और जो कह सकते हैं भेद विभेदों को जानना ही तुलनात्मक राजनीति और शासन का केंद्र बिंदु है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं आज की इस वीडियो के लिए रेफरेंस के तौर पर ले रहा हूं बीए प्रोग्राम ड्यू सोल की 3rd सेमेस्टर की बुक, जिसका नाम है तुलनात्मक शासन और राजनीति। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये जो हमारी वीडियो है वो सिर्फ ड्यू सोल के छात्रों के लिए ही हो, बल्कि इसके अलावा कोई भी छात्र जो विश्व राजनीति में कंपैरिजन के तौर पर जो है पढ़ना चाहता है, या फिर जो विश्व राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की ओर किसी भी तरह का जो विषय उसके सामने है, तो वो सभी छात्र इस वीडियो को देख सकते हैं। उनके लिए भी ये वीडियो उतनी ही कारगर होगी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैंने जैसे कहा कि हम अपनी इस बुक की बात कर रहे हैं जिसमें तुलनात्मक शासन और राजनीति है, और इस बुक को मैं कोशिश करूंगा कि जो इस बुक की 6 इकाइयां हैं, या आप ये कह लें कि 6 चैप्टर हैं, इन 6 चैप्टर्स को हम 2 पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे, यानी कि 2 वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की इस पहली वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं वो इस किताब की जो पहली 3 इकाइयां हैं उनको कवर करेंगे, और इसके बाद बाकी की बची हुई जो 3 इकाइयां हैं उन्हें हम अपनी अगली वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए, अभी जो हम बात करने वाले हैं इस किताब के पहली 3 इकाइयों के बारे में, पहले 3 चैप्टर्स के बारे में, जिन्हें आप एक बार एक नज़र में देख लें और फिर हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। इकाई 1 की अगर हम बात करते हैं तो तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की प्रकृति के बारे में, विस्तार के बारे में, विषय क्षेत्र के बारे में और विधियों के बारे में हम इस वीडियो में स्टार्टिंग में पहली इकाई में बात करेंगे। विस्तार से बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति होती क्या है, उसके विश्लेषण की प्रकृति कैसी होती है, विषय क्षेत्र क्या क्या है, मतलब किन किन विषय क्षेत्रों के बारे में हम तुलना करेंगे, और साथ ही हम उनकी विधियों के बारे में इस चैप्टर में पहली इकाई में बात करेंगे। इसके बाद हम इकाई 2 में जब बात करने वाले हैं इस वीडियो में, वह है तुलनात्मक शासन। हम 2 तरह के जो है शासन की बात करेंगे, 2 तरह के शासनों की तुलना करेंगे। किस तरह की? एक सत्तावादी शासन और लोकतांत्रिक शासन की तुलना करने की यहाँ पर हम जो है कोशिश करेंगे। और तीसरी इकाई में हम बात करेंगे संसदीय और अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है, संसदीय कार्य प्रणाली या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इन दोनों की तुलना करेंगे। और इन दोनों की तुलना करने के लिए हम 2 देशों का उदाहरण लेंगे, और उन देशों में है एक यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन जिसे आप जानते हैं, और दूसरी हम बात करेंगे यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे हम आमतौर पर अमेरिका के नाम से जानते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि हम 3 इकाइयों को अपनी इस वीडियो में और बची हुई 3 इकाइयों को अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे, और ये चर्चा जो है संक्षिप्त होकर थोड़ी सी विस्तृत भी हो सकती है। हम इसमें उन सभी बारीकियों की बात करेंगे, उन सभी पॉइंट्स की बात करेंगे जिनको पढ़ने और समझने के बाद आपको आपकी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी, बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो एक सुझाव मेरा आपको ये भी रहेगा कि जब आप ये वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं तो अपने साथ अपना कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें, जिससे कि आप इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो सब टॉपिक्स हैं, उन्हें उतारते चलें। जो भी आप समझ रहे हैं उसके एक अपने नोट्स बनाते चलें, जिससे कि आपको एक नज़र में अंत जो आपका परीक्षाओं से पहले जो आखिरी समय होगा उसमें देखने में आपको सारी चीज़ें एक बार रिवाइव हो जाएं, एक तरह से दोबारा आपके रिवाइज हो जाए। इसलिए आप नोट्स जरूर बनाते चलें।
तो जैसा कि मैंने कहा, हम सबसे पहले इस वीडियो में अपनी इकाई 1 की बात करेंगे, जहां हम बात करने वाले हैं तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की प्रकृति, विचार और विषय क्षेत्र की। तो सबसे पहली बात, हम जब बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति की, तो इसे यहीं से समझते चलते हैं। तो देखिए, विश्व में जब हम तुलनात्मक राजनीति की बात करते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो वहां हमें एक सरल शब्दों में इसकी परिभाषा इस रूप में ले लेनी है कि भाई, जब हम किसी भी देश की राजनीतिक स्थितियों की तुलना किसी अन्य देश की राजनीतिक स्थितियों से करने लगें, जब किसी हम देश की शासन प्रणाली की तुलना किसी अन्य देश की शासन प्रणाली से करने लगें, तो ऐसे अध्ययन को, ऐसे विषय विस्तार को, ऐसी चर्चा को हम तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण कहते हैं। विश्लेषण का मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना, किसी भी चीज का विश्लेषण करना। तो यहां हम जो बात करने वाले हैं इस इकाई में, हम तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की प्रकृति के बारे में बात करेंगे कि जो हम तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, उसकी प्रकृति किन किन चीजों पर आधारित होती है, उसका नेचर कैसा होता है, उसका विस्तार, यानी कि हम तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण का विस्तार किस तरह से कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें समाहित हैं, हम उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे विषय क्षेत्र की, यानी कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से विषय इस तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में आते हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति की विधियों की, पैटर्न्स की बात करेंगे, पद्धतियों की बात करेंगे, हम किन किन विधियों के द्वारा तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण कर सकते हैं। तो देखिए, शुरुआत यहाँ जब हम करना शुरू करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको एक किताब के रेफरेंस से पढ़ा रहा हूँ, और इसमें जब आप तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन की बात करना शुरू करते हैं, तो आपको कुछ लोगों के नाम मिलेंगे। हालांकि ये जो नाम है वो आप परीक्षाओं में अपना उत्तर लिखते समय इनका जिक्र कर सकते हैं, और जिक्र करने का मतलब ये है कि आप इस विषय के बारे में एक बारीकी सी जानकारी रखते हैं। ये बहुत जो है, आप विस्तृत जानकारियां इस विषय के बारे में रखते हैं। जो 3 मुख्य नाम हैं, अगर हम 3 लोगों की बात करें, तो देखिए जो 3 मुख्य नाम है, उनमें से एक भाई साहब हैं, ये हैं जीन, इनका नाम है जीन ब्लोंडेल। एक जीन ब्लोंडेल भाई साहब हैं। एक दूसरे है जो श्रीमान जी हैं, ये है हैग हैरोप, और इनके ही एक साथी हैं जिनका नाम है एमसी कॉमिक एक श्रीमान जी हैं। और तीसरा नाम आपको जो थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो व्यक्ति हैं मनोरंजन मोहंती। अगर हम 3 नामों से जब हम अपने इस किताब की शुरुआत करते हैं, इस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले देखिए, जब हमने शुरुआत इस तौर पर की कि भाई जो 3 लोग, 3 ऐसे राजनीतिक शास्त्री कि जिन्होंने तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की व्याख्या की है, इसकी परिभाषा दी है, तो उसमें पहला नाम आता है जॉन ब्लॉडेल। तो जॉन ब्लॉडेल साहब हैं, इनका मानना ऐसा है कि भाई जो है तुलनात्मक राजनीति का अभिप्राय, तुलनात्मक राजनीति का जो अभिप्राय है या अर्थ है या परिभाषा है, वो इस रूप में है कि जब हम किसी दो देशों की आपस में तुलना करते हैं, किन्हीं 2 देशों की शासन पद्धतियों की तुलना करते हैं, तो इसे हम तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण कहते हैं। ये जॉन ब्लॉडेल साहब कहते हैं। हैग हैरोप और एमसी कॉमिक को हमने एक साथ इसलिए रखा कि इन दोनों की जो विचारधारा है वो समान सी है, एक जैसी है। ये दोनों लोग कहते हैं कि हमें, जब हम जो राजनीतिक विश्लेषण की बात करते हैं, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की बात करते हैं, तो उसमें हमें ना सिर्फ 2 देशों की जो है 2 देशों की राजनीतिक पद्धतियों, 2 देश की राजनीतिक प्रणालियों के तुलना करने के साथ साथ उनकी समानताओं की भी चर्चा करनी होती है, उनकी जो भी सिमिलरिटीज हैं उनकी भी चर्चा करनी होती है। ये बात कहते हैं हैग हैरोप और एमसी कॉमिक साहब। तीसरी जो बात करते हैं मनोरंजन महती, इनका मानना यह है कि जब हम तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की बात करते हैं, तो वहां हमें केवल देशों की समानताओं और विविधताओं के बारे में चर्चा नहीं करनी है, बल्कि देशों की जो विचारधाराएं हैं, देशों की जो मान्यताएं हैं, देशों के जो सिद्धांत हैं, उनकी भी तुलना करनी है, शासन व्यवस्थाओं की भी तुलना करनी है। तो इस प्रकार का जो अध्ययन है वो तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण कहलाता है। तो 3 लोगों के नाम के साथ जब हम शुरुआत करते हैं, और तीनों की जो परिभाषाएं हैं वो लगभग मिली जुली सी हैं, या हम अपनी अपनी सामान्य परिभाषा भी लेके चलें तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की, तो वो भी हमारी सामान्य सी होगी कि जब हम किसी 2 देशों के बीच में उनकी भिन्नताओं, यानी उनके अंतरों और उनकी समानताओं, उनकी शासन प्रणालियों, उनकी शासन व्यवस्थाओं, उनकी विचारधाराओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण कहलाता है। इसे हम तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर परिभाषित कर सकते हैं।
इन तीन लोगों के नाम की चर्चा करने के बाद हम बढ़ते हैं अपने मूल तत्व की तरफ, इस चैप्टर के मुख्य आधार की तरफ, और वहां से हम शुरुआत करते हैं कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और विषय क्षेत्र क्या है। जब तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और जो है विषय क्षेत्र की बात करते हैं तो हमें एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि यहाँ हम ये भी कह सकते हैं, पहली बात तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम दो देशों की आपसी समानताओं का विश्लेषण करते हैं, आपसी जो भी एकात्मकता है उन दो देशों में उनकी का अध्ययन करते हैं, या हम ये कह लें कि हम दो देशों के आपसी भिन्नताओं का, आपसी अंतरों का, आपसी जो विविधताएं हैं उनका आपस में अध्ययन करते हैं। तो ये दोनों ही तथ्य, दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक हैं कि एक तरफ हम देशों की समानताओं की अगर बात करें तो समानताओं के बीच में तुलना करना ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा, ज़्यादा कारगर नहीं होगा। कि अगर मान लीजिए कि दो व्यक्ति अगर एक समान है तो उनकी तुलना का प्रश्न ही नहीं उठता, वो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। लेकिन अगर दो लोगों में भिन्नताएं हैं, विभेद हैं, विविधताएं हैं, तो ऐसे में तुलना करना और तुलना से निष्कर्ष निकालना ये कहीं ज़्यादा उपयोगी, कहीं ज़्यादा कारगर होता है। अगर इसके साथ साथ हम बात करने लगें तो देखिए, तुलनात्मक जो राजनीतिक अध्ययन की अगर बात करते हैं, विश्लेषण की बात करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कारगर इसलिए भी है, इसके विषय क्षेत्रों में या इसके कहें कि कह सकते हैं विस्तार क्षेत्र में ये भी चीज़ें आएंगी कि हम देशों की संस्कृतियों, देशों की परंपराओं, देशों के रिवाजों को भी समाहित कर लेते हैं या शामिल कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारे पास जो तुलनात्मक राजनीति की तौर पे बात करते हैं कि तुलनात्मक राजनीति की जो प्रकृति है, हम जो बात करते हैं, जब हम तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति की बात करते हैं, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति की बात करते हैं, तुलनात्मक राजनीति का नेचर किस तरह का है, उसमें कौन सी बातें समाहित हैं, तो हम वहां इसे कहते हैं तुलनात्मक राजनीति की जो प्रकृति, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि जब हम तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति की बात करते हैं यानी उसके नेचर की बात करते हैं, तो वहां एक तथ्य, एक बात यह है कि हमें जो है तुलना, मतलब किसी भी दो देशों के बीच में उनके राजनीतिक परंपराओं के बारे में, राजनीतिक पद्धतियों के बारे में, राजनीतिक अवधारणाओं के बारे में तुलना करनी है। लेकिन इससे पहले एक जो सावधानी हमें बरतनी है, इससे पहले जो एक खास बात हमें ध्यान रखनी है वो ये कि हमें तुलना किस आधार पर करनी है या तुलना किस तरह की करनी है, क्या तुलना करनी है और किन आधारों पर करनी है, ये ध्यान देना, इस बात को जो है ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी आधार पर जब हम बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, तो देखिए, हम विश्व भर में जब तुलनात्मक राजनीति की बात करते हैं, दो राजनीतिक परिस्थितियों की तुलना करते हैं, तो उसमें 3-4 बातें हमें मूल तौर पर ध्यान रखनी है। पहली बात, जब हम राजनीतिक तुलना करने निकलते हैं, जब हम कंपेयर करने निकलते हैं, तो हम तुलना किस किस की कर सकते हैं, हम तुलना किन किन चीज़ों की कर सकते हैं, उसकी जब बात आती है तो आपको यहाँ इस तौर पर देख रहे हैं। जो पहली बात है कि हम तुलनात्मक राजनीति में विश्व के किसी भी महाद्वीपों के क्षेत्र के बारे में तुलना कर सकते हैं। महाद्वीपों के क्षेत्र, उदाहरण के तौर पे हम बात कर लें, हम दक्षिण एशिया की बात कर सकते हैं, यानी दक्षिण एशिया की तुलना उत्तरी एशिया से करने लगे। अगर हम पूर्वी एशिया की तुलना पश्चिमी एशिया से करने लगे, अगर हम पश्चिमी विश्व की तुलना पूर्वी विश्व से करने लगे, तो इस तरह महाद्वीपों या विश्व के हिस्सों की तुलना जब आपस में की जाए तो ये एक प्रकृति है, एक नेचर है तुलनात्मक राजनीति का, हम इनकी तुलना आपस में कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हम तुलना के आधार के तौर पर लेते हैं या हम तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति की बात करते हैं, तो उसमें हम तुलना के लिए साम्राज्यों का वर्णन कर सकते हैं, साम्राज्यों को तुलना के लिए ले सकते हैं। साम्राज्यों के उदाहरण के तौर पर बात करते हैं हम ओटोमन साम्राज्य, मुगल साम्राज्य या विश्व भर में जितने भी साम्राज्य रहे हैं उनकी आपस में तुलना कर सकते हैं। ये प्रकृति हो सकती है, ये नेचर हो सकता है तुलनात्मक राजनीति का। तीसरी अगर हम बात करने लगे तो हम अंतर्राष्ट्रीय या फिर जो क्षेत्रीय संगठन है या जो क्षेत्रीय संगठन है उनकी भी आपस में तुलना कर सकते हैं। क्षेत्रीय संगठन या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जब बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में हम यूएनओ की या किसी भी दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की तुलना आपस में करने लगे, या फिर हम क्षेत्रीय संगठनों जिसमें हम सार्क की बात कर सकते हैं, आसियान की बात कर सकते हैं, या फिर हम जो है ब्रिक्स की बात कर सकते हैं। इस तरह हम अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय संगठनों की आपस में तुलना कर सकते हैं। ये एक तुलना की प्रकृति हो सकती है, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति हो सकती है। अगर अंत में हम बात करें तो हम राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना की बात कर सकते हैं। हम राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना भी आपस में कर सकते हैं। राजनीतिक व्यवस्थाओं के बात अगर तौर पे हम बात करते हैं
अगर हम राजनीतिक व्यवस्थाओं पे बात करें तो उदाहरण के तौर पे हम लोकतांत्रिक और सर्वसम्मतवाद की बात कर सकते हैं। लोकतांत्रिक शासन राजकीय व्यवस्था, या फिर इसमें कह सकते हैं हम एक हो सकती है सर्वसत्तावादी। सर्वसत्तावादी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनकी तुलना हम आपस में कर सकते हैं। तो जब आपसे तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति की बात करें तो हमें जो ध्यान रखनी है बातें वहाँ ये कि भाई देखिए, पहली बात तो हमें जानना जरूरी है कि हम क्या तुलना कर रहे हैं, किन चीज़ों की तुलना कर रहे हैं। इसका आकलन, इसका मूल्यांकन ही तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति है, नेचर है या मूल है। इसमें हम जब बात करते हैं कि हम किन किन आधारों पर या किस किस प्रकृति से हम तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन कर सकते हैं, तो उसमें हमने 3-4 बिंदुओं की जो बात की है। हम महाद्वीपों के किसी क्षेत्र विशेष की तुलना कर सकते हैं, साम्राज्यों की तुलना कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय संगठनों की तुलना कर सकते हैं, और राजनीतिक व्यवस्थाओं की जैसे लोकतांत्रिक या सर्वसत्तावादी या सत्तावादी, जैसे इसमें आपका तानाशाही आ सकती है, राजतंत्र आ सकता है, इस तरह की सत्ताओं की, राजनीतिक व्यवस्थाओं की हम तुलना कर सकते हैं। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं कि सामान्य तौर पर तुलनात्मक राजनीति का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, वो ये जानना है कि कोई भी जो राजनीतिक व्यवस्था है, कोई भी राजनीतिक तंत्र है, वो दूसरे से कितना अच्छा है या कितना बुरा है। हम ये तो इसे बहुत न्यूनता के तौर पर लेंगे, लेकिन जानना ये भी जरूरी है कि कौन सी राजनीतिक प्रथा, कौन सा राजनीतिक तंत्र, कौन सी राजनीतिक पद्धति कारगर है, कौन सी असरदार है, कौन सी कम प्रभावी है। इस आधार को जानना, इन चीज़ों को जानना राजनीतिक तुलनात्मक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता है, मकसद हो सकता है। जब हम राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति की जो है हम बात कर रहे थे, अभी हम प्रकृति की बात कर रहे थे, और प्रकृति की बात करते समय हमें 1-2 बातें और ध्यान रखनी है कि देखिए, मतलब पूरे विश्व में तुलनात्मक राजनीति की जो मतलब अध्ययन है या जो विश्लेषण है, उसकी 3 परंपराएं हैं। 3 परंपराएं हैं, 3 जो आप कह सकते हैं कि 3 परंपराएं कह दो, या आप कह दो कि 3 मान्यताएं हैं जिनके आधार पर विश्व में तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन किया जाता है। तो तुलनात्मक राजनीति की जो 3 महत्वपूर्ण परंपराएं हम जिनकी बात कर रहे हैं, वो कौन कौन सी हैं, इन्हें आप उत्तर में आपसे सीधा पूछा जाएगा कि तुलनात्मक राजनीति की परंपराओं का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए, विश्व भर में 3 ही परंपराएं हैं जिनके आधार पर तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन किया जाता है। 3 परंपराएं कौन सी हैं? तो 3 परंपराओं में जो पहली वो है, वो एक ही प्रकार के देशों की तुलना। दूसरी जो इसकी परंपरा है वो है कार्य पद्धतियां। कार्य पद्धति। और जो तीसरा है वो है विश्लेषणात्मकता। तो देखिए, विश्व भर में राजनीतिक जो तुलनात्मक अध्ययन है उसकी 3 परंपराएं या 3 मान्यताएं या 3 सिद्धांत जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। आप कह सकते हैं कि पहली परंपरा, दूसरी परंपरा, तीसरी परंपरा के तौर पर भी देख सकते हैं। तो देखिए, हम पहले जब बात करते हैं एक ही प्रकार के देशों की तुलना, या इसे हम सर्वसम्मतता भी कहते हैं। तो देखिए, जो तुलनात्मक राजनीतिक परंपराओं का पहली परंपरा है, पहला जो मतलब रिवाज है वो ये कि देखिए, तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन में हम एक ही प्रकार के अंतरों का, भेदों का, या उनके जो बीच में डिफरेंसेस हैं उनका अध्ययन करते हैं। और ऐसा करने के पीछे जो उद्देश्य होता है, जो मकसद होता है, वो ये कि एक ही प्रकार के, एक ही नेचर के जो देश हैं उनमें कौन कौन सी भिन्नताएं हैं और कौन कौन सी जो है समानताएं हैं। समानताएं यदि हैं तो समानताएं किस हद तक हैं, अगर अंतर हैं तो अंतर किस हद तक हैं, इन सब की चर्चा, इन सब का अध्ययन हम एक ही प्रकार के देशों की तुलना वाली परंपरा में करते हैं। अगर दूसरी बात करें कार्य पद्धति की, कार्य पद्धति का मतलब होता है कि किसी भी देश की राजकीय व्यवस्थाओं में किस तरह की कार्य प्रणाली, किस तरह की कार्य पद्धति को अपनाया जाता है, और कार्य करने की जो पद्धतियां हैं उन देशों की, उनमें कितनी समानताएं हैं, कितने अंतर हैं, या कोई भी देश अपने देश में किस तरह की राजनीतिक पद्धतियों को या कार्य पद्धतियों को, कार्य प्रणालियों को अपनाता है, और उसको अपनाने के पीछे कौन कौन से आधार हैं, कौन कौन से उद्देश्य या लक्ष्य हैं, इसकी जब चर्चा की जाती है तो हम कार्य पद्धति वाली परंपराओं में इसको रखते हैं। तीसरी और जो अंतिम परंपरा है राजनीतिक जो तुलनात्मक अध्ययन की, वो है हमारी विश्लेषणात्मक।
अब इन जो हम दोनों की बात कर रहे थे, पहली परंपरा और दूसरी परंपरा, इन सब में हम विश्लेषण नहीं कर पाते हैं या कहें कि विश्लेषणात्मक निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन तीसरी परंपरा का मूल उद्देश्य यही होता है कि जब दो देशों में जो आपस में समान हैं, उनकी संस्कृतियां, उनकी राजनीतिक परंपराएं समान हैं, उनका विश्लेषण करना है। और विश्लेषण में का उद्देश्य ये नहीं होता हमेशा कि हम एक को निम्न और दूसरे को उच्च सिद्ध करें, या किसी एक को हम ज़्यादा बेहतर, किसी एक को ज़्यादा खराब सिद्ध करें। इसका उद्देश्य, हालांकि आमतौर पर जो है यही माना जाता है कि तुलना का उद्देश्य यही होगा कि हम एक को सही और एक को गलत सिद्ध करें। लेकिन विश्लेषण जो निकालना या विश्लेषण सिद्ध करना यह आवश्यक है ये जानने के लिए कि एक देश की अगर दूसरे देश की संस्कृतियों से, राजनीतिक परंपराओं से, विधियों से मेल खाता है तो उनमें आपस में कौन सी विधि ज़्यादा कारगर, दूसरी ज़्यादा सही या ज़्यादा जो कह सकते हैं प्रभावी हो सकती है। तो तीन परंपराएं अगर आपसे पूछे कि राजनीतिक तुलनात्मक अध्ययन का विश्लेषण की तीन परंपराएं कौन सी हैं? पहली, एक ही प्रकार के देशों की तुलना, कार्य पद्धति और विश्लेषणात्मक विश्लेषण की तुलना। इसके बाद जब तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति की बात करने के बाद हम आ पहुंचे हैं तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र। अब हम यहां तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं। नीति का विषय क्षेत्र। देखिए, आमतौर पर जब हम तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र के बारे में बात करने लगते हैं तो विषय क्षेत्र का मतलब जो है वो ये कि हम तुलनात्मक राजनीति में किन किन उपागमों, किन किन खंडों, किन किन हिस्सों की बात करने वाले हैं, उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो तुलनात्मक राजनीति के जब हम जो है विषय क्षेत्रों की बात करने लगते हैं तो वहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ये ध्यान रखनी है, और हमारी किताब भी जो कहती है कि देखिए, आमतौर पर जब तुलनात्मक राजनीति की अवधारणा यूरोप से प्रारंभ हुई तो इसके पीछे जो मूल उद्देश्य माना गया, या ये कहें कि विश्व भर के बाकी देशों का यह आरोप था कि तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन वो यूरो केंद्रित है। एक यहाँ अवधारणा एक जो शब्द जुड़ता है वो है यूरो केंद्रित। यूरो केंद्रित, या इसे कई बार जो है डॉलर केंद्रित भी कहा जाता है। यूरो अगर आप जानते हो तो यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है, जो करेंसी है, उसे यूरो कहा जाता है, और अमेरिकी जो मुद्रा है उसका नाम डॉलर है। तो कई बार जब तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन का प्रारंभ, इसकी शुरुआत यूरोप से हुई तो कुछ लोगों का यह आरोप था, कुछ लोगों ने इस तुलनात्मक राजनीतिक सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की कि तुलना जो की जा रही है विश्व की, एक देश से दूसरे देशों से, एक देश की राजनीतिक व्यवस्थाओं की, राजनीतिक तंत्रों की दूसरे देशों से, इसका उद्देश्य मात्र और मात्र यानी सिर्फ और सिर्फ ये है कि यूरोप अपनी तुलना दूसरे देशों से करने के साथ साथ ये सिद्ध करना चाहता है कि यूरोप हर मामले में बाकी देशों से बेहतर है और बाकी जो देश हैं वो यूरोप से निम्न स्थिति में हैं, यूरोप से कमतर हैं। ऐसे आरोपों को हमेशा बार बार जो है उठाया गया, ऐसे आरोप बार बार तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र पर लगे, और इसमें एक मूल एजेंडा, मूल मुद्दा ये रखा गया कि तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन को बनाया ही इसलिए गया है, तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन की शुरुआत ही इसलिए की गई है जिससे कि यूरोप की राजकीय व्यवस्थाओं का, यूरोप की राजनीतिक व्यवस्थाओं का महिमा मंडन किया जा सके और बाकी देशों को निम्नता दिखाया जा सके, उन्हें निचला या उन्हें कहें कि अप्रभावी या बेअसरदार या फिर अप्रासंगिक दिखाया जा सके। ऐसे आरोप बार बार तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन पर लगते रहे हैं। हालांकि इसका प्रारंभिक जो विषय क्षेत्र है, हम तुलनात्मक राजनीति की बात करें तो तुलनात्मक राजनीति में जो प्रारंभिक विषय क्षेत्र है वो बड़ा संकीर्ण है। संकीर्ण मतलब बड़ा जो है सिकुड़ा हुआ है। इसमें कुछ ही तत्वों को, कुछ ही विचारधाराओं को, कुछ ही घटनाओं को सम्मिलित किया गया है। लेकिन जैसे जैसे इस विचार के प्रति लोगों का समर्थन और लोगों की जो जितने भी राजनीतिज्ञ हैं उनके विचारों की सहमति प्राप्त होती गई, वैसे वैसे इसमें देशों के आंतरिक और बाहरी राजनीतिक परिदृश्य मतलब माहौल को इसके विषय क्षेत्रों में शामिल किया जाता रहा है। हालांकि जो आलोचनाएं हैं, जो आरोप हैं, वो लगातार तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन विषय पर लगते रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका खंडन, उनका जो है
कह सकते हैं कि उनका जो है निराकरण भी साथ के साथ किया जाता रहा है। इसमें एक दो लोगों के नाम भी आते हैं कि जो इस विचार का पूरी तरह से खंडन करते हैं, इस विचार को पूरी तरह से नकारते हैं कि तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ यूरोप को अच्छा या बड़ा दिखाने की कोशिश है, या बाकी देशों को के निम्नीकरण या बाकी देशों को निचला दिखाने की कोशिश है। इसमें एक जो नाम है वो नीराज चंडोक का भी है, और एक जो व्यक्ति हैं वो मैक्रिस्ट भी हैं, कि जिन्होंने इस सिद्धांत को, इस विचार को बड़ी दृढ़ता से रखा, बड़ी मजबूती से रखा कि ये जो विचारधारा है ये सभी देशों की या विश्व की सभी राजनीतिक परिदृश्यों की सुधार में, उनकी कह सकते हैं सकारात्मकता में, उनकी पॉजिटिविटी में सहयोग करेगी, ना कि यूरोप के अपने निजी लक्ष्यों, निजी उद्देश्यों की पूर्ति करेगी। तो जब हम तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र की बात करते हैं तो इसे कई बार यूरो केंद्रित भी कहा गया, लेकिन साथ ही साथ इसको नकारने के लिए भी बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारी जो विचारधाराएं हैं वो इसके साथ साथ चलती रही हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि हमें तुलनात्मक जो है राजनीतिक अध्ययन करने की आवश्यकता ही क्यों है, हमें तुलना करने की जरूरत की ही क्यों है। तो जब सवाल ये उठता है कि भाई तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों है, या फिर तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन करना जो है विश्व के लिए क्यों ज़रूरी है, तो इसके तौर पर हम देखते हैं कि विश्व भर में ऐसी कुछ घटनाएं हैं, ऐसी कुछ पद्धतियां हैं जिनके माध्यम से जो है तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन को सिद्ध करने की कोशिश की गई है। उसमें एक जो नाम आता है जो है टोड लैंडरमैन जो व्यक्ति हैं, इनका नाम है टोड लैंडमैन। इन्होंने तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन की जरूरत को सिद्ध करते हुए, आवश्यकता को जो है साबित करते हुए कुछ जो है तर्क दिए हैं, या कुछ जो है तुलनात्मक पद्धति के 4 आधार बताए हैं। पहली बात जो इन्होंने दी है वो दी है संदर्भात्मक। दूसरी जो विचार इन्होंने दिया है वो है विवरणात्मक। तीसरा जो आधार इन्होंने दिया है वो है परिकल्पना परीक्षण। परिकल्पनात्मक परीक्षण यानी कि जांच पड़ताल। और चौथा जो आधार इन्होंने दिया है वह पूर्वानुमान। जब आपसे प्रश्न इस तरह का पूछा जाए कि विश्व में तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, या तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन करना क्यों जरूरी है, तो देखिए इस मत को, इस बात को जोरदार तरीके से रखते हुए या इसका समर्थन करते हुए एक राजनीतिक है जिनका नाम है टॉड लैंडमैन, इन्होंने इस तथ्य को बड़ा बारीकी से रखा कि हमें विश्व में तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन की आवश्यकता क्यों है। इनके 4 सिद्धांत या इनके 4 आधार, जिन आधारों पर इन्होंने इस तथ्य को सही ठहराया कि विश्व में तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन, कंपैरेटिव जो पॉलिटिकल साइंस जो एनालिसिस है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें जो पहला मत ये रखते हैं वो है संदर्भात्मक। संदर्भात्मक का मतलब ये है, संदर्भ का मतलब होता है रेफरेंस, और संदर्भात्मक राजनीतिक अध्ययन का जो आधार इन्होंने दिया, इसके अंतर्गत ये कहते हैं, जो लैंडमैन है वो कहते हैं कि भाई देखिए सिंपल सी बात है कि तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन की आवश्यकता इसलिए है कि जब भी विश्व में किसी भी देश की राजनीतिक स्थितियों को मजबूत या अच्छा या सकारात्मक सिद्ध करने की कोशिश की जाए, तो कम से कम ऐसा कहने वालों, जब भी कोई कहे कि अमेरिका की शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, या भारत की शासन व्यवस्था अच्छी है, तो ऐसा कहने के लिए उनके पास संदर्भ हो, उनके पास रेफरेंस हो, और ये रेफरेंसेस तभी आएंगे जब हम विश्व में तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन को बढ़ावा देंगे, या तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के माध्यम से कुछ जो निष्कर्ष हैं, कुछ जो तर्क हैं, वो तर्क मतलब जो है तर्क पेश करने वालों के पास होंगे। तो संदर्भात्मक जो आधार दिया किसने, लैंडमैन ने, वो कहता है कि विश्व में संदर्भ देने के लिए, रेफरेंस देने के लिए तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन का किया जाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात करते हैं विवरणात्मक। लैंडमैन कहते हैं कि देखिए विश्व में जब तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन किया जाता है तो इससे बहुत सारे विवरण, बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे आंकड़े जुटाए जाते हैं। ये आंकड़े, ये तथ्य कई बार संख्यात्मक होते हैं, कई बार गैर संख्यात्मक होते हैं, और विवरण प्राप्त करने के लिए, हमें आंकड़े प्राप्त करने के लिए, सूचनाएं प्राप्त करने के लिए तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन से ही विवरणात्मक निष्कर्ष निकल पाएंगे, कंक्लूजन निकल पाएंगे।
तीसरा जो आधार बताया लैंडमैन ने तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन को करने की जरूरत जो मतलब सिद्ध की है लैंडमैन ने, उसमें वो परिकल्पनात्मक परीक्षण की बात करते हैं। लैंडमैन कहते हैं कि विश्व में किसी भी देश की राजनीतिक जो परिकल्पना है, राजनीतिक जो विचारधाराएं हैं, राजनीतिक अवधारणाएं हैं, उनका परीक्षण करने के लिए, उनकी जांच पड़ताल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि विश्व भर में तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन किया जाए, एक देश की दूसरे देश की राजनीतिक परिस्थितियों से तुलना की जाए, कंपेयर किया जाए। ये बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तीसरा आधार और चौथा जो आधार बताते हैं लैंडमैन वो है पूर्व अनुमान। पूर्व अनुमान का मतलब ये होता है कि हम जब किसी भी राष्ट्र के बारे में, किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में पहले से अनुमान लगाए बैठते हैं, पहले से हम कुछ भी मान बैठते हैं, तो इसे पूर्व अनुमान कहा जाता है। तो लैंडमैन कहते हैं कि भाई तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन की आवश्यकता इसलिए भी है कि विश्व में जो पूर्व अनुमान है किसी भी देश को लेकर, किसी भी देश की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर, अगर उनको लेकर जो पूर्व अनुमान है वो सही हैं तो उनकी पुष्टि की जा सके, उन्हें वेरीफाई किया जा सके, इसके लिए तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन बहुत जरूरी है। और अगर किसी भी देश की राजनीतिक परिस्थिति को लेकर विश्व के या विश्व राजनीति के या किसी भी अन्य देश के जो पूर्व अनुमान हैं वो गलत हैं, वो मिथ्या से भरे हैं, तो उनका खंडन, उनका निराकरण भी किया जा सकता है केवल और केवल तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के माध्यम से। तो जो टोड लैंडमैन है ये सिद्ध करते हैं कि हमें विश्व में तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन की, विश्लेषण की आवश्यकता क्यों है। तो हम इन 4 बिंदुओं के माध्यम से और लैंडमैन की थ्योरी के आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं कि विश्व में तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन एक जरूरी जो है प्रक्रिया है, एक जरूरी आवश्यकता का क्षेत्र है। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं हम तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन क्षेत्र के जो है विधियों की बात पर आते हैं। जब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो हम बात करने वाले हैं कि देखो तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। इसके बाद जब हम तुलनात्मक राजनीतिक पद्धति की बात करते हैं या विधियों की बात करते हैं तो वहां हमें बस 2-3 बातें ध्यान रखनी है और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है, ये इकाई है, वो पूरी हो जाएगी। जब हम बात करते हैं तुलनात्मक पद्धति या विधियों की, तुलनात्मक पद्धति या इसे हम तुलनात्मक विधियां भी कह सकते हैं। तुलनात्मक पद्धति या विधि का मतलब होता है कि जब हम राजनीति की तुलनात्मक अध्ययन की बात करते हैं, विश्लेषण की बात करते हैं, तो वहां हमें कौन कौन सी पद्धतियां यानी कि कौन कौन से पैटर्न और कौन कौन सी विधियां अपनाई जानी चाहिए। इसमें हमें सिर्फ 2 या 3 चीजों की बात ध्यान रखना है। एक पहले बात करते हैं हितों पर ध्यान। हितों पर ध्यान। दूसरी बात जो हमें रखनी है अस्मिता, अस्मिता। और तीसरा जो हमें ध्यान रखना है संस्थाओं पर ध्यान। तो ये समझते चलते हैं कि ये हितों पर ध्यान, अस्मिता या संस्थाओं पर या समितियों पर ध्यान किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं और किस तरह हमें अपनी परीक्षा में, अपने एग्जाम में इसे डिफाइन करना है। तो देखिए सबसे पहले जब हम बात करते हैं हितों पर ध्यान, तो जब भी विश्व राजनीति में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है या तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है तो उसमें हितों पर ध्यान रखना, हितों पर ध्यान देना एक मूल तत्व हो जाता है, एक मूल कैटेगरी हो जाती है। किस तरह कि देखिए जब भी हम तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन की बात करते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु, उसमें एक महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं कि विचारणीय जो बिंदु है वो ये होता है कि तुलनात्मक राजनीतिक मतलब विश्व की अलग अलग देश की राजनीतिक परिस्थितियों में जो उस देश का जो नागरिक है, उस देश की जो जनता है, उसके हितों की रक्षा, उसके हितों का संरक्षण किस प्रकार होता है, उस देश की राजनीतिक पद्धतियां किस तरह अपने देश के नागरिकों की हितों की रक्षा करती है। हित मतलब उसके फेवर, उसकी भलाइयां, उसकी जो है फायदों की रक्षा करती है, उसकी राजनीतिक पद्धतियां उस देश के नागरिकों को किस तरह से लाभ पहुंचाती है। तो ये हितों पर ध्यान देना होता है। हो सकता है कि किसी अन्य देश में किसी अलग तरीके से देश की जनता, देश के आम नागरिक को हित पहुंचाने, उसके हितों की रक्षा करने की बात की गई हो, या किसी अन्य देश में जो तरीका हो देश के नागरिकों के हितों की रक्षा करने का, उसके हितों का ध्यान रखने का, वो कुछ और हो सकता है। तो यहां हम जो बात करते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन, राजनीतिक अध्ययन में जब पद्धति या विधि की बात होती है तो उसमें एक विधि यह है कि हितों के आधार पर या हितों की ध्यान दिए जाने के आधार पर या हितों की रक्षा के आधार पर हम देशों में तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन करें। फिर दूसरा होता है अस्मिता।
जब हितों से ध्यान हटकर हम अस्मिता की तरफ जाते हैं, अस्मिता का मतलब होता है पहचान, अस्मिता का मतलब होता है नाम, अस्मिता का मतलब होता है इज्जत। तो जब हम अस्मिता की बात करते हैं तो अस्मिता की बात करते समय जो राष्ट्रीय राजनीतिक पद्धतियां हैं, प्रणाली हैं, वो राष्ट्र के नागरिकों के हितों से थोड़ा सा अलग हटकर राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र की इज्जत, राष्ट्र के मान सम्मान, राष्ट्र की पहचान के ऊपर केंद्रित हो जाती है। इस विधि में, इस पद्धति में इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि देश की राजनीतिक परिस्थितियां देश की पहचान को, देश के नाम को, देश की छवि को किस प्रकार प्रकट करती हैं, किस तरह दर्शाती हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पे बात करें तो देखिए, जाहिर सी बात है किसी भी देश की राजनीतिक परिस्थितियां उस देश की छवि को दिखाती हैं। अगर उदाहरण के तौर पर हम अमेरिका की बात करें या ब्रिटेन की बात करें, यहाँ सबसे मूल तत्व ये है कि ब्रिटेन की पहचान पूरे विश्व में किस तौर पर होगी या अमेरिका को पूरा विश्व उसकी राजनीतिक परिस्थितियों, उसके राजनीतिक जो है प्रणालियों के आधार पर किस तरह जानेगा, उसकी पहचान किस तरह से की जाएगी, उसके प्रति लोगों का या विश्व का नजरिया किस तरह का होगा। यहाँ हम अस्मिता में इस बात पर अधिक ध्यान देते हैं और एक महत्वपूर्ण पद्धति है तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन की, तुलनात्मक राजनीतिक विधियों की। फिर हम बात करते हैं संस्थाओं पर ध्यान। तो देखिए, जब हम संस्थाओं पर ध्यान देने की बात करते हैं या संस्थाओं पर ध्यान देने की ओर बढ़ते हैं तो वहां हम विश्व में, मतलब किसी भी देश में नागरिकों के हितों या अस्मिता से हटकर अब उस देश की संस्थागत प्रणाली किस तरह की है, उस देश की राजनीतिक स्थितियां उस देश की संस्थाओं को कितनी स्वायत्ता देती हैं, उनके निर्माण में कितनी सहायता करती हैं या उन संस्थाओं पर कितना दबाव, कितना नियंत्रण रखती हैं, इस बात से किसी भी देश की राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं उनका पता चलता है। उदाहरण के तौर पे हम बात करें तो देखिए, अमेरिका है और अमेरिका में बहुत सारी शासकीय या राजनीतिक प्रणालियों का निर्माण करने के लिए जो चुनाव विधि है, जो चुनाव पैटर्न है, वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। अगर आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, या इसे हम हिंदी में कहें तो सर्वाधिक वोट वाले की जीत। और ये विधि अमेरिका में संस्थाओं का निर्माण करने के लिए, राजनीतिक प्रणाली का निर्माण करने के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है, तरीका है। और इससे अमेरिका की पहचान है कि अमेरिका के चुनावों में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, सर्वाधिक वोट वाले की जीत, जो विधि हमारे भारत में हमारे लोकसभा, विधानसभा के चुनावों में अपनाई जाती है कि जिसको एक सीट पर खड़े होने वाले सभी प्रत्याशियों में से सबसे अधिक वोट मिलती हैं, सबसे अधिक जो है उसको वोट प्राप्त होती हैं, वो विजेता होता है। तो इस विधि का नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अमेरिका में ये विधि प्रचलित है और ये अमेरिका में संस्थाओं का निर्माण करती है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो ब्रिटेन जैसे देश की, तो वहां पर चुनावों के बाद संस्थाओं का या जो भी इकाइयां हैं उनका निर्माण करने के लिए जो चुनावी प्रणाली है वो समानुपातिक प्रणाली है, रेशियल सिस्टम है। समानुपातिक प्रणाली में होता यह है कि पूरे देश के चुनावों में जिस भी पार्टी को जिस अनुपात में वोट मिलेंगे, उस पार्टी को सदन में उतनी ही, उसी रेशियो में, उसी अनुपात में सीटें मिलेंगी। उदाहरण के तौर पर बात कर लेते हैं कि भाई जैसे ब्रिटेन के में अगर कुल 100 सीटें हैं और 100 सीटों में से किसी एक पार्टी को, अगर मान लेते हैं कंजर्वेटिव पार्टी को टोटल वोटों में से 40% वोट मिलती हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि सदन में जितनी भी कुल सीटें होंगी उन सीटों में से 40% सीटें उस पार्टी को मिल जाएंगी। तो इस तरह हम बात करते हैं अमेरिका या ब्रिटेन की, तो हम देखते हैं कि वहां संस्थाओं के निर्माण में जो उन देशों की राजनीतिक प्रणालियां हैं, राजनीतिक तंत्र है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ जब हम संस्थाओं पर ध्यान देकर, संस्थाओं के निर्माण पर ध्यान देकर देशों में तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन करने की बात करते हैं, तो वहां उस देश में संस्थाओं की स्वायत्ता, संस्थाओं के निर्माण और संस्थाओं के संचालन पर जो है गहन ध्यान दिया जाता है। इसी संदर्भ में जो एक राजनीतिक दार्शनिक हैं J.S. मिल, अगर आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे इनके बारे में, जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्होंने हानि सिद्धांत दिया है, जिन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता की और नकारात्मक स्वतंत्रता की बात की है, तो J.S. मिल ने जो कुछ तत्व सुझाए हैं जो कि हमें पद्धतियों के तौर पर या विधियों के तौर पर देखने को मिलते हैं, तो यहाँ आपकी इसमें या संस्थाओं के ध्यान वाले पॉइंट में ही आप इनको लिखकर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जो J.S. मिल हैं यानी जॉन स्टुअर्ट मिल साहब हैं, वो कहते हैं कि भाई देखिए कि 5 तत्वों के आधार पर या 5 चीज़ों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, 5 रणनीतियां अपना सकते हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी देश में संस्थाओं पर ध्यान दे सकते हैं। तो पहली चीज़ जो इन्होंने कही है वो है सहमति पर ध्यान। सहमति पर ध्यान। इन्होंने कहा कि देखिए किसी भी देश में राजनीतिक संस्थाओं का जो आकलन होगा, जो उनका मूल्यांकन होगा, वो इस आधार पर होगा कि उन संस्थाओं में सहमति कितनी है, उस देश की संस्थाएं कितने विषयों पर, कितनी बातों पर सहमत हैं या असहमत हैं।
दूसरी बात जो जेएस मिल ने कही है, मैं यहाँ लिख दूं, जो जेएस मिल हैं यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, उन्होंने ये 5 तत्व बताए हैं। जेएस मिल यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल बहुत फेमस जो है राजनीतिक शास्त्री हैं। दूसरी बात करते हैं पद्धति में अंतर। पद्धति में अंतर, जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि किसी भी देश की संस्थागत प्रणाली को समझने का जो एक तरीका है वो उन संस्थाओं की जो पद्धति है, जो पैटर्न है, जो तरीका है, उसमें अंतर करके हम समझ सकते हैं। तीसरी बात जो कहते हैं समझौतों और सहमतियों, समझौतों और संयुक्त पद्धति, समझौते और संयुक्त पद्धति। अब जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि किसी भी देश की संस्थागत संरचना को समझने के लिए हमें जानने की जरूरत है कि उस देश में समझौते और संयुक्त पद्धति किस रूप में अपनाई जाती है, किस तरह अपनाई जाती है, समझौतों से कितना ज़्यादा मतलब काम चल सकता है, या जो उस देश की संस्थागत जो संयुक्त प्रणाली है वो कितनी जो है कारगर है। और चौथी बात जो जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं वो कहते हैं अवशेषों की पद्धति। अवशेषों की पद्धति में जो जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि देखिए जो प्रणालियां, जो तंत्र, जो विधाएं देश की राजनीतिक संस्थाओं द्वारा अपनाई जा रही हैं, उनके बाद बचा कुचा कितना हिस्सा है, उनके बाद बची कुची कितनी चीजें हैं, वो अवशेषों की पद्धति कहलाती है। और अंत में जॉन स्टुअर्ट मिल जो कहते हैं वो कहते हैं सहवर्ती भिन्नताओं की विधि। सहवर्ती भिन्नताओं की प्रवृत्ति। सहवर्ती भिन्नताओं की पद्धति की जब बात करते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, तो उनका कहने का संदर्भ, उनका कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी एक देश में जो संस्थागत पद्धतियां होती हैं उनमें सहवर्ती जो भिन्नताएं पाई जाती हैं। सहवर्ती भिन्नताओं का मतलब होता है कि साथ साथ काम करने की जो तंत्र है, साथ साथ काम करने की जो प्रणाली है, उसको मूल्यांकन करना होता है, उसको समझना होता है। अगर हम भारत की बात करें तो हम देखेंगे कि भारत में जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे विश्वविद्यालय विभाग हो, या शिक्षा से जुड़े विभाग हों, स्वास्थ्य से जुड़े विभाग हों, हमारे देश में सभी जो संस्थाएं हैं जिनका निर्माण भारत का राजनीतिक तंत्र करता है, भारत की राजनीतिक प्रणाली करती है, वो सभी सहवर्ती हैं, वो सभी साथ मिलकर काम करने वाली प्रणालियां हैं। अगर इनके मन में ये भाव आए कि इन्हें एक दूसरे से अलग होकर काम करना है, तो इससे भारत की शासकीय व्यवस्था है, भारत की राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, वो प्रभावित होंगी, वो इससे जो है कहीं ना कहीं इफेक्टिव होंगी। तो देखिए आगे बात, इस पूरी इकाई में जो हमारी पहली इकाई है उसमें हम इतनी सी हमें अब चर्चा करनी है, और जो भी पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं उन्हें आपको डिफाइन करके अपने एग्जाम में लिखना है। पहली इकाई पूरी होने में देखिए जो मूल सी जो 2-3 बातें हैं कि हम यह तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की प्रकृति की बात कर रहे थे, विस्तार की बात कर रहे थे, विषय क्षेत्र की बात कर रहे थे, और अंत में विधियां या पद्धतियां आप जिसे कहते हैं उनकी बात कर रहे थे। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन का जो है परिचय के बाद हम चलने वाले हैं अपनी अगली इकाई पर। लेकिन अगली इकाई में जाने से पहले हमें ध्यान रखना है कि हम यहाँ तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन देशों की अलग अलग जो राजनीतिक प्रणालियां हैं उनकी बात कर रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक पैटर्न्स की बात कर रहे हैं। राजनीतिक पैटर्न के साथ उन देशों में कितनी समानताएं हैं, कितनी विषमताएं हैं, कितने वो एक दूसरे से एक जैसे हैं, मतलब समान हैं, कितनी असमानताएं उन देशों में व्याप्त हैं, कितनी ही अच्छा, ये सब जानने का जो मूल उद्देश्य है, इन सब का जो निचोड़ है वो इस रूप में है कि भाई जो देश में हम ये पता लगा सकें कि भाई कितने देशों में जो है समान पद्धतियां अपनाई जा रही हैं, और उन देशों में सकारात्मक संबंध स्थापित होने की संभावनाएं हैं, या फिर देशों के बीच में कितनी भी जो है विषमताएं हैं, भिन्नताएं हैं, विविधताएं हैं, जिससे कि देशों के बीच संघर्ष उत्पन्न होने का, विभेद उत्पन्न होने का, मतभेद उत्पन्न होने की संभावनाएं हैं। इस सब का तो अपनी पहली इकाई को पूरा करने के बाद हम आ पहुंचे अपनी दूसरी इकाई में, और हम दूसरी इकाई की जैसे हमने बात की थी कि तुलनात्मक शासन की हम ये बात करने वाले हैं। और तुलनात्मक शासन की बात करते समय हम शासन व्यवस्थाओं की तुलना करते समय एक तो सत्तावादी जो शासन पद्धति है उसकी बात करने जा रहे हैं, और लोकतांत्रिक शासन पद्धति की बात करने जा रहे हैं। अगर सत्तावादी और लोकतांत्रिक शासन पद्धति की हम शुरुआत से ही अगर तुलना करने की बात करेंगे, इन दोनों अवधारणाओं को, दोनों चीज़ों को समझने की बात करें, तो देखिए साधारण शब्दों में सत्तावादी शासन पद्धति का या सत्तावादी शासन प्रणाली का अर्थ ये होता है कि जहां पर या तो सत्ता किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथों में नियंत्रित हो,
या फिर किसी दल विशेष के हाथों में नियंत्रित हो। जाहिर सी बात है, अगर आप उठाकर नॉर्थ कोरिया का उदाहरण ले लें, किम जोंग के शासन का उदाहरण ले लें, या फिर इससे पहले हम जितने भी सत्तावादी साम्राज्यों की बात करें, कुंग साम्राज्य की बात करें या किसी भी राजवंश की बात करें, तो जब शासन किसी भी एक व्यक्ति या किसी एक परिवार या किसी एक दल विशेष के हाथों में पूर्णतः नियंत्रण होता है, पूरी तरह से कंट्रोल होता है, तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम सत्तावादी शासन व्यवस्था कहते हैं। और दूसरी ओर जब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोकतंत्र यानी कि लोगों का जो तंत्र हो, आम जनता की जो मतलब कह सकते हैं कि सत्ता में राजनीति में पकड़ हो, तो ऐसी शासन पद्धति को हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कह सकते हैं। तो सत्तावादी और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करने लगते हैं, इन दोनों को कंपेयर करने लगते हैं, तो हम बहुत सारी जो प्राचीन अवधारणाएं हैं उनसे होकर गुजरते हैं। हम निरंकुशवादिता की तरफ बढ़ते हैं, हम साम्राज्यवाद की तरफ बढ़ते हैं, हम राजतंत्र की स्वतंत्र प्रणाली की तरफ बात करते हैं, हम अधिनायकतावाद की बात करते हैं, हम तानाशाही की तरफ बात करते हैं, या हम ऐसी शासन विधियों की, ऐसी शासन प्रणाली की बात करते हैं कि जिनमें सत्ता किसी न किसी एक वंश, किसी एक परिवार या किसी एक व्यक्ति के हाथों में नियंत्रण रही। उदाहरण के तौर पर हम बात कर सकते हैं हिटलर के शासन की, किम जोंग का जो शासन अभी वर्तमान में नॉर्थ कोरिया में, उन सबकी चर्चा करते समय हम आगे बढ़ते हैं इस ओर कि हम लोकतंत्र और सत्तावादी शासन प्रणाली है उसमें कैसे अंतर कर सकते हैं, उन दोनों की कैसे तुलना कर सकते हैं। साथ में हमें जो एक बात ध्यान रखनी है कि हम यहाँ पर जो शासन के विभिन्न मापदंडों की, विभिन्न प्रणालियों की, विभिन्न गतिविधियों की, विभिन्न जो कह सकते हैं परिघटनाएं हैं, उनकी भी चर्चा करते हुए साथ चलेंगे कि जो लोकतंत्र और सत्तावादी शासन प्रणाली को अलग अलग स्पष्ट करने में, अलग अलग समझाने में हमारी सहायता करते हैं। तो देखिए, इसके बाद हम इस पूरी जो है इकाई में शुरुआत करते हैं, और शुरुआत में हमारे पास एक जो टॉपिक है कि राजनीतिक क्षेत्रों की प्रकृति का विस्तार, इसके उदाहरण और उद्देश्य। जब हम राजनीतिक क्षेत्रों की प्रकृति का विस्तार की बात करते हैं, तो देखिए राजनीतिक क्षेत्रों की प्रकृति के विस्तार में हम दो चीजों को साथ लेकर चलते हैं, और इन दो चीजों में हमें ध्यान रखना है कि हम सत्तावादी पक्ष को एक अलग दृष्टि से और लोकतांत्रिक जो शासन पद्धति है उसे एक अलग दृष्टि से देखकर चलते हैं। अगर थोड़ा सा प्राचीन की बात करें तो हम यहाँ पर प्लेटो और अरस्तु जैसे जो राजनीतिक दार्शनिक लोग रहे हैं उनकी बात करते हैं। तो एक और अरस्तु जैसे लोगों ने बहुत सारी राजनीतिक परिस्थितियों की, बहुत सारे राजनीतिक सिद्धांतों की जो बात की है, और दूसरी तरफ उनसे भी पहले जो प्लेटो रहे 14वीं सदी में, तो अरस्तु ने भी बहुत सारे विचार और प्लेटो ने भी बहुत सारे राजनीतिक विचार जो हैं वो स्पष्ट किए हैं। इन दोनों ने राजनीतिक जो परिदृश्य को, राजनीतिक जो अवधारणाओं को, राजनीतिक आप कह सकते हैं प्रणालियों और पद्धतियों को निर्मित करने में जितनी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जितनी महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई है, उस सब का कहीं ना कहीं जो संबंध है वो वर्तमान भारत की जो भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनसे इनका संबंध देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं जो प्रारंभिक दौर के जो राजनीतिक शास्त्री हैं, राजनीतिक दार्शनिक हैं, उन्हीं की भूमिका है, उन्हीं का योगदान है कि आज वर्तमान में हमें इतनी तरह की राजनीतिक प्रणालियां देखने को मिलती हैं। तो इसमें उद्देश्य जो मूल तौर पर हम तुलनात्मक राजनीति की जब बात करते हैं वो ये रहता है कि जो प्राचीन काल से चली आ रही राजनीतिक विधियां हैं, राजनीतिक प्रणालियां हैं, राजनीतिक तंत्र हैं, उन्हें हम आज की स्थितियों से, आज की जो परिस्थितियां हैं उनसे तुलना करके देखें, उनसे जो कंपेयर करें कि वास्तव में प्राचीन पद्धतियां रहीं या उनमें संशोधन होते होते, बदलाव होते होते आज का जो राजनीतिक माहौल है, आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो निर्मित हुई हैं। तो यहाँ पर दो लोगों की बात करते समय, अरस्तु और प्लेटो की बात करते समय, इनके राजनीतिक दर्शन की बात करते समय हम आ पहुंचेंगे अपनी जो दो सिद्धांत हैं, सत्तावादी राजतंत्र जो है शासन और दूसरा लोकतांत्रिक शासन पद्धति की बात करते हैं। दूसरा बात करते हैं वर्गीकरण का, जब आधार की बात करते हैं तो जब हम लोकतांत्रिक और सत्तावादी शासन व्यवस्था की बात करने लगते हैं तो यहाँ हम इनके वर्गीकरण के आधार की बात हमें करनी होती है। वर्गीकरण का आधार कि किस बेस पर हम सत्ताधारी जो शासन है या फिर जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, किन आधारों पर हम इनका वर्गीकरण करें, हम किस बेस पर इनको अलग अलग वर्गों में बांटे, उसकी हम बात करते हैं। और यह शासकों की, देखिए जो आधार है हमारे पास, बेस है, उसमें हम शासकों की संख्या के आधार पर चर्चा करेंगे कि किस तरह की शासन व्यवस्था में शासकों की संख्या कैसी होती है, कितनी होती है, और स्वचालितता की प्रकृति की बात करेंगे। यानी उस शासन प्रणाली को, उस शासन विधा को, उस शासन तंत्र को स्वचालित करने की प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है, इस रूप में हम इसकी बात करने जा रहे हैं। जब यहाँ पर इस रूप की बात करते हैं तो एक बात हमें ध्यान रखनी है, यहाँ हमें एकात्मकता और संघवाद की भी अवधारणा को ध्यान रखना है।
एकात्मकता का मतलब ये होता है कि जब किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथों में, चाहे वो देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, राष्ट्रपति के तौर पर, शासक के तौर पर, सम्राट के तौर पर, किसी अन्य तौर पर, तो इसे हम एकात्मक शासन विधा, एकात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। और जब हम संघवाद की बात करते हैं, जब संघीय शासन व्यवस्था की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जहां पर कोई एक व्यक्ति विशेष शासन न करता हो, बल्कि लोगों का जो मतलब कह सकते हैं कि एक पूरा संगठन, पूरा एक समूह शासन करता हो, तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम संघवाद कहते हैं। तो एकात्मकता और संघवाद की प्रणाली के साथ साथ जो है हम आगे बढ़ते हैं। और जब हम संघीय शासन व्यवस्था की बात करते हैं, तो संघीय शासन व्यवस्था के जहां पर पूरा वर्ग, एक अकेला व्यक्ति नहीं बल्कि कई लोग शासन करते हैं, तो उसमें हमें संघवाद की 3 विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अगर आप कहीं संघीय शासन व्यवस्था जो है अगर आप देखते हैं, तो उसमें आपको 3 विशेषताएं देखने को मिलेंगी। संघीय शासन व्यवस्था में आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी। पहली चीज जो आपको देखने को मिलेगी संघीय शासन व्यवस्था में, वो मिलेगा लिखित संविधान। अगर कहीं पर संघीय शासन व्यवस्था है, यानी ऐसी शासन व्यवस्था है कि जिसमें कई मतलब एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा एक समूह जो है शासन कर रहा है, तो वहां पर आपको लिखित संविधान मिलेगा। जो संविधान इस संघ के सभी लोगों की जिम्मेदारियां, उनके दायित्व, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो निर्धारित करेगा, वो तय करेगा। तो इसका लिखित संविधान एक विशेषता है। दूसरा, इसमें जो स्वतंत्र न्यायपालिका की विधा है या न्यायिक तंत्र जो है, वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखें कि अगर किसी देश में संघीय शासन व्यवस्था है, तो उसमें न्यायपालिका का स्वतंत्र रूप है, यानी न्यायपालिका जो है अबाधित जो न्यायपालिका है, अप्रतिबंधित जो न्यायपालिका है, जिस न्यायपालिका पर कोई रोक टोक, कोई तरह की जो है किस तरह की बाधा, कोई चीज नहीं है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। और तीसरी विशेषता जब हम बात करते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था की क्या विशेषता होती है, तो उसमें आपको जो तीसरी चीज देखने को मिलेगी वो होगी केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन। तो देखिए कि जब हम संघीय शासन व्यवस्था की बात करते हैं, तो यहां आपको 3 विशेषताएं देखने को मिलेंगी। लिखित संविधान इस देश में होगा जहां पर भी संघीय शासन व्यवस्था होगी। जैसे भारत है, तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, यानी भारत में कोई व्यक्ति विशेष शासन नहीं करता, बल्कि व्यक्तियों का पूरा समूह, एक पूरा संगठन शासन करता है, जिसे हम सरकार कहते हैं, जिसे हम अपने देश की सत्ताधारी पक्ष कहते हैं। तो लिखित संविधान होगा जो इन सभी लोगों के दायित्वों, इनके कार्यान्वयनों, इनकी जिम्मेदारियों, इनकी जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तय करेगा। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। किसी भी संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका का स्वतंत्र होना अनिवार्य है। यह एक अनिवार्य सी शर्त है कि क्योंकि इसमें कोई भी अपने दायित्वों का गलत इस्तेमाल ना करे, अपनी शक्तियों का गलत उपयोग ना करे, इसके लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है। तीसरी कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन संघीय शासन व्यवस्था में होता है। जब हम संघीय शासन व्यवस्था की बात करते हैं, एक संविधान की बात करते हैं, तो हालांकि किसी भी देश में संविधान के रूप अलग अलग हो सकते हैं। किसी देश में लिखित संविधान जो है वो बहुत कठोर हो सकता है, किसी देश में बहुत लचीला हो सकता है। संविधान के लचीला या कठोर होने की जब हम बात करते हैं, तो इसे इस रूप में परिभाषित किया जाता है कि देखिए जाहिर सी बात है, किसी भी देश का संविधान ठोस या लचीला इस आधार पर माना जाता है कि अगर उस संविधान में संशोधन करने की विधि, संशोधन करने का तरीका आसान है, सरल है, सुलभ है, तो ऐसे संविधान को हम एक जो है कह सकते हैं कि बहुत ही नर्म संविधान कह सकते हैं, लचीला संविधान कह सकते हैं। और अगर संविधान में संशोधन करने, बदलाव करने की विधाएं, तरीके, जो रिवाज हैं वो थोड़े जटिल हैं, कठिन हैं या मुश्किल हैं, तो ऐसे संविधान को एक कठोर संविधान के तौर पर देखा जाता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हर देश में अलग हो सकती है, ये तुलनात्मकता का विषय है। किसी देश में न्यायपालिका नाम मात्र की स्वतंत्र हो सकती है, यानी जो स्वतंत्रता है बड़ी सीमित हो सकती है, और कुछ देशों में न्यायपालिका सर्वोच्च विधान, सर्वोच्च कानून के तौर पर भी स्थापित हो सकती है। तो जो तुलनात्मक जो नजरिया है स्वतंत्र न्यायपालिका का, वो भी अलग अलग होगा। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन की बात करें, अधिकारों के विभाजन की बात करें, तो विभाजन संघवाद का एक महत्वपूर्ण गुण है, लेकिन इस विभाजन में
केंद्र को कितनी शक्तियां मिलेंगी, राज्य को कितनी शक्तियां मिलेंगी, ये हर देश में तुलनात्मकता का विषय हो सकता है, तुलनात्मकता का एक केंद्र बिंदु हो सकता है कि किसी देश में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया हो, यानी अधिक शक्तियां दी गई हों, और ये भी हो सकता है कि कुछ देशों में जो राज्य है यानी स्टेट गवर्नमेंट है उसे ज्यादा शक्तियां दी गई हों, उन्हें ज्यादा स्वायत्ता दी गई हो, उन्हें ज्यादा अधिकार दिए गए हों। तो संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं तुलनात्मकता के आधार पर यहां इस तरह से है। जब हम इन चीजों की बात कर लेते हैं तो देखिए इस सब को जानने के साथ साथ हमें जो जानकारियां होनी चाहिए कि देखिए एक संघीय शासन व्यवस्था में जब हम वर्गीकरण करते हैं संख्या जो शासकों की संख्या के आधार पर या स्वचालितता के जो आधार पर, तो यहां हमें कुछ शब्दावलियां देखने को मिलती हैं जिन शब्दावलियों की परिभाषा के आधार पर आपसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो शब्दावलियां हैं देखिए शासन का प्रकार और शासन करने वालों की संख्या और शासन की प्रकृति के आधार पर जो यहां बात करते हैं, तो यहां मैं इसे 2 वर्गों में बांटूं, शासन करने वालों की संख्या या शासन का प्रकार क्या होगा, और यहां हम इसी को पूरा उठाकर ले लेते हैं कि शासकों की संख्या और स्वचालितता की प्रकृति। तो यहां देखिए जब हम बात करते हैं इन चीजों की तो कुछ शब्दावलियां हमारे सामने आती हैं। उन शब्दावलियों में जो पहला शब्द है वो है राजशाही। पहला शब्द जो हमारे पास है वो है राजशाही। जब हम राजशाही की बात करते हैं तो ध्यान रखिए राजशाही एक ऐसी शासन व्यवस्था है कि जिसमें जो राष्ट्र पर या किसी देश पर जो नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है, वो किसी एक राज परिवार का, किसी एक राजवंश का होता है। और ऐसी शासन व्यवस्था वंशानुकृत होती है, वंशानुक्रम से चलती है, जिसमें शासकों की संख्या बड़ी सीमित होती है और शासन की जो पद्धति है, जो प्रचलित है, वो स्वचालित ना होकर केवल और केवल उस साम्राज्य के जो शासक है, उस साम्राज्य का जो कह सकते हैं कि एकाधिकारी है, उसके नियंत्रण में, उसके कंट्रोल में चलती है। तो एक जो विधि है वो है राजशाही। दूसरी की हम बात करते हैं तो दूसरी है तानाशाही। दूसरी है तानाशाही। राजकीय शासन व्यवस्थाएं या राजशाही कई बार हो सकता है कि जनता के प्रति उत्तरदायी हो, जनता के प्रति दयालु हो, या जनता के प्रति अपने जनता के हितों को ध्यान में रखने की प्रवृत्ति रखती हो। लेकिन जब हम तानाशाही की बात करते हैं तो तानाशाही की जो शासन व्यवस्था है वो कुछ राजशाही की तरह है, लेकिन इसमें अंतर यह है कि जो तानाशाही होती है वो भी एक ही व्यक्ति, यानी अगर शासकों की जो है संख्या की बात करें तो एक ही व्यक्ति पर केंद्रित होती है, और इसमें जो शासन करने की विधा है, शासन करने की जो प्रणाली है, वो पूर्ण रूप से केवल और केवल जो तानाशाह शासक है उसकी इच्छाओं पर, उसकी रुचि अरुचि पर, उसकी मंशा, उसकी अपनी जो इच्छाओं पर, उसके उद्देश्यों पर निर्भर करती है। तो एक बार अगर हम तुलना करने लगे राजशाही या तानाशाही की, तो राजशाही एक बार को जनता के प्रति जवाबदेह, जनता के प्रति दयालु रुख अपना सकती है, लेकिन तानाशाही जो विचार है इसकी उत्पत्ति इस रूप में हुई है कि जनता के प्रति कठोर हो, बहुत ज्यादा कह सकते हैं संकीर्ण हो, ऐसी शासन व्यवस्था को हम तानाशाही कहते हैं। एक जो तीसरा वर्ग इसमें उभर कर आता है वह है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र। जब हम कुलीन तंत्र की बात करते हैं तो कुलीन तंत्र में शासकों की संख्या राजशाही या तानाशाही से अधिक होती है, और लेकिन इसमें होता यह है कि जो जनता है उसके ऊपर एक किसी कुल विशेष का, या कह सकते हैं कि समाज के उच्च कुल के वर्ग के लोगों का, अमीर वर्ग के लोगों का या अभिजात वर्ग के लोगों का नियंत्रण होता है। और ऐसे में जो शासन की प्रकृति है, स्वचालितता की प्रकृति है, वो ऐसी हो सकती है कि जनता के प्रति उत्तरदायी हो भी, परंतु कुलीन तंत्र में एक तरह के जो लोग हैं या अमीर वर्ग के लोग हैं, समृद्ध वर्ग के लोग हैं, उनके हाथों में देश की सत्ता, देश का शासन, देश का नियंत्रण केंद्रित होता है। इसी तरह जब हम बात करते हैं एक और शासन तंत्र की, वो है अभिजातीय तंत्र। अभिजातीय तंत्र। जब हम अभिजातीय शासन तंत्र की बात करते हैं तो देखिए कुछ साम्राज्यों का अगर हम इतिहास पढ़कर देखते हैं तो वहां हमें अभिजातीय शासन तंत्र का उल्लेख मिलता है, अभिजातीय शासन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अभिजात वर्ग यानी कि समाज का ऐसा वर्ग जो शक्तिशाली वर्ग हो, जो राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो, जिसके पास अधिकारों की बहुतायत हो, जो वर्ग समाज में बहुत ज्यादा नियंत्रण रखता हो। तो अभिजात वर्ग या अभिजात तंत्र जो है एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जो अधिकारी वर्ग है, जो शक्तिशाली वर्ग है, उसका समाज और देश पर नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। ऐसी शासन व्यवस्था अभिजात शासन तंत्र कहलाती है। और एक सबसे लोकप्रिय मानी जा रही शासन व्यवस्था जो कि है लोकतंत्र। तो जब लोकतंत्र की हम बात करते हैं
तो इसमें स्पष्टता यह है कि जहां पर किसी व्यक्ति विशेष, किसी दल विशेष, किसी वर्ग विशेष का नियंत्रण, कंट्रोल नहीं होता, सत्ता में वही रहता है जो या तो जनता के द्वारा चुना गया हो, या जनता स्वयं देश का संचालन करती है। इसमें हम जब बात करते हैं लोकतंत्र में, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, भाई प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जहां पर जनता स्वयं निर्णय करती हो, स्वयं फैसले करती हो, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसा होता है कि जहां पर जनता स्वयं निर्णय, फैसले न करके अपनी ओर से किसी व्यक्ति विशेष को फैसले करने के लिए नियुक्त करती हो, उन्हें फैसले करने के लिए तैनात करती हो। जैसे हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, हालांकि शासन जनता का है, लेकिन जनता अपने ऊपर शासन करने के लिए अपने द्वारा ही शासकों का चयन करती है, लोगों को चुनती है। तो लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। तो जब हम शासन के प्रकार की बात करते हैं, राजशाही की, तानाशाही की, कुलीन तंत्र की, अभिजात वर्ग की, लोकतंत्र की, इसमें हम शासकों की संख्या और स्वचालितता की प्रकृति की बात करते हैं। राजशाही, तानाशाही और ये दोनों शासकों की केवल एक संख्या के साथ काम करते हैं, ये केवल एक व्यक्ति विशेष होता है जो कह सकते हैं कि साम्राज्य पर, शासन पर नियंत्रण होता है। जबकि कुलीन तंत्र में, अभिजात तंत्र में शासकों की संख्या एक से अधिक होती है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या नहीं होती, और यहाँ स्वचालितता की जो मात्रा है वो सीमित होती है। लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहाँ शासकों की संख्या बहुतायत में होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, और स्वचालितता की प्रकृति पूर्णतः स्वतंत्र और पूर्णतः जनता उन्मुख होती है, नागरिक उन्मुख होती है। नागरिक उन्मुख या जनता उन्मुख होने का मतलब क्या, कि पूरी तरह से जनता को ध्यान में रखकर, जनता की आवश्यकताओं को, समस्याओं को ध्यान में रखकर काम करती है। ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। इसके बाद हम आगे बात करते समय या आगे बढ़ते समय जो बात करने वाले हैं वो इस आधार पर की जा सकती है कि देखिए, जो शासन व्यवस्थाएं हैं उसमें शासकों की हमने संख्या और उनकी स्वचालितता की प्रकृति के आधार पर बात की, और इन सभी की चर्चा करने के बाद जो हमें बात करनी है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि देखिए, कई बार इसकी अध्ययन करने के बाद हम जब बात करते हैं तो हम उन आधारों की बात करते हैं कि संचालन, जो भी सत्ता का संचालन होगा वो किसके द्वारा होगा और सत्ता पर किसका नियंत्रण होगा, उस आधार पर कुछ शब्द जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह की जो मतलब एक सूची है, शब्दावली है, वो है शासन का प्रकार, शासन का प्रकार और शक्ति व उसके निष्पादन से संबंध। निष्पादन के संबंध। देखिए, शासन का प्रकार, शक्ति और निष्पादन के संबंध, यानी शासन का प्रकार कैसा है, कुछ शब्दावलियों की हम बात करेंगे, और शक्ति और निष्पादन के संबंधों की बात करेंगे। यानी उस शासन के प्रकार में शक्तियां किसमें निहित होती हैं और कौन उन शक्तियों का निष्पादन करता है, कौन उन्हें एग्जीक्यूट करता है, कौन उन्हें लागू करता है, उसकी हम जो बात करने वाले हैं। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं, इसमें एक शब्दावली आती है, एग्जाम में आपसे सीधा शब्दावली पूछें तो यह है अधिनायकतावादी। अधिनायकवादी एक शासन प्रणाली है, एक शासन तंत्र है। जब हम अधिनायकतावादी शासन तंत्र की बात करते हैं, शासन प्रणाली की बात करते हैं, तो देखिए, एक ऐसा शासन का तरीका है, एक ऐसी शासन की विधि है जहां पर कोई भी एक व्यक्ति राष्ट्र का अधिनायक होता है, राष्ट्र अध्यक्ष होता है, राष्ट्र का मालिक होता है, और इसमें जो जनता है कहीं ना कहीं उसकी जो स्वायत्ताएं हैं, उसकी स्वतंत्रता है बड़ी सीमित होती हैं, और जो अधिनायक प्रकार का जो व्यक्ति है वो पूरे देश पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखता है। ऐसी शासन व्यवस्था को हम इस अधिनायकतावादी शासन तंत्र के तौर पर, शासन व्यवस्था के तौर पर देखते हैं। जैसे हम बात करें, जो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन यूनियन है, यानी यूएसएसआर है, ग्रेट जर्मन रीच है, ऐसी शासन व्यवस्थाएं आपके अधिनायकतावादी शासन तंत्र में, अधिनायकता शासनवादी पद्धति है, उसमें आती हैं। शक्तियां एक व्यक्ति में निहित होती हैं, एक व्यक्ति में केंद्रित होती हैं, और वही व्यक्ति उन शक्तियों का निष्पादन करता है, उन शक्तियों का इस्तेमाल करता है। इसमें दूसरी जो विधि आती है, दूसरा शासन तंत्र आता है, वो है निरंकुशवाद। वो है निरंकुशवाद। अगर हम निरंकुशवाद की बात करते हैं तो अधिनायकतावादी जो शासन तंत्र है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी शासन व्यवस्था के जिसमें एक ही व्यक्ति के पास शासन होता है, लेकिन थोड़ा सा उसके पास शक्तियां जो होती हैं या उनका निष्पादन है वो जनता को ध्यान में रखकर, जनता की जो हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है।
निरंकुशवाद इससे कठोर एक शासन तंत्र है, एक कठोर प्रणाली है जहां पर पूरी तरह से पूरे देश का शासन एक ही व्यक्ति में निहित होता है और वो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए निरंकुश होता है, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल, अपनी शक्तियों का उपयोग निरंकुश तौर पर बिना किसी लगाम के, बिना किसी रोक टोक के करता है। तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम निरंकुशवाद कहते हैं। इसके बाद हम तीसरी बात करते हैं, सत्तावाद। सत्तावादी शासन व्यवस्था। सत्तावादी शासन व्यवस्था हालांकि अधिनायकतावाद से थोड़ी सी लचर है। लचर होने का मतलब थोड़ी सी इसमें जो छूट है होती है, और सत्ता में कोई व्यक्ति विशेष ही हो सकता है या कोई दल विशेष हो सकता है, परंतु ये दल या व्यक्ति वो जनता की समस्याओं को, जनता की जरूरतों को, जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य करता है। उसकी शक्तियों और उसकी शक्तियों का जो निष्पादन है वो जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। आगे बात करते हैं तो एक प्रकार एक शब्दावली इसमें संवैधानिक शासन की आती है। संवैधानिक शासन का प्रकार आता है। संवैधानिक शासन के प्रकार में जाहिर सी बात है कि देश का संचालन एक लिखित दस्तावेज यानी कि संविधान द्वारा लिखित जो है पद्धतियों, संविधान में लिखी गई जो है शासन प्रणालियों, या संविधान में जिन भी लोगों को शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिन भी लोगों को, जिन पदों को शक्तियों का आवंटन, शक्ति का बंटवारा किया गया है, ऐसे लोगों द्वारा देश की सत्ता, देश का शासन किया जाता है और शक्तियां पूरी तरह से संविधान में निहित होती हैं। संविधान में निहित इन शक्तियों का इस्तेमाल जो सत्ताधारी लोग हैं या शासन में जो बैठे लोग हैं वो करते हैं, परंतु यहाँ निरंकुशता या अधिनायकतावाद या फिर जो है कहीं भी सत्तावादी प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इसमें जो शासन तंत्र है वो किसी भी व्यक्ति के हाथों में निहित नहीं होता। ये सब कुछ संविधान के अनुसार, संविधान की इच्छाओं पर निर्भर करता है। इसके बाद अंत में हम बात करते हैं सबसे लोकप्रिय माने जाने वाली शासन व्यवस्था, लोकतंत्र। तो देखिए, लोकतंत्र की जब बात करते हैं तो हालांकि संविधान और लोकतंत्र एक दूसरे के परिचायक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अगर देश में लोकतंत्र स्थापित करना है तो कहीं ना कहीं संविधान किसी न किसी रूप में मौजूद होता है। संविधान लिखित हो या फिर अलिखित संविधान हो, जैसे ब्रिटेन की हम बात करते हैं तो ब्रिटेन का संविधान जो है वो लिखित नहीं है, वो केवल मौखिक और देश की जो सभाएं होंगी उनसे संचालित होता है। अमेरिका की अगर बात करते हैं तो वहां का संविधान जो है लिखित संविधान के तौर पर देखा जाता है। भारत का संविधान भी जो लिखित है। तो संविधान और लोकतंत्र की शासन व्यवस्थाएं लगभग एक जैसी होती हैं। लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं से, जनता के अपने निर्णयों से सत्ता का संचालन होता है, सत्ता जो है चलती है। और देश की सत्ता में जो मूल तौर पर एक प्रवृत्ति देखी जाती है वो ये कि जो सब नीतियां होंगी, राजनीतिक प्रणालियां होंगी, राजनीतिक तंत्र होंगे, वो जनता को केंद्र बिंदु में रखकर, जनता की इच्छाओं को, समस्याओं को, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर देश की सारी राजनीतिक प्रणालियां, राजनीतिक तंत्र काम करते हैं, लोकतंत्र में भी और संवैधानिक पद्धति में भी। तो ये कुछ जो शासन के प्रकार हैं जिनमें शक्ति का निष्पादन कौन करता है, शक्तियां जो है किसके हाथों में होती हैं, उनका उल्लेख हम इस रूप में करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमें जो एक लास्ट जो चीज इस चैप्टर में करनी है, इस इकाई में करनी है, वो हमारे पास बचती है इस रूप में कि हम सत्तावादी शासन, उसकी प्रकृति की बात करेंगे और उसके हम चरित्र की बात करेंगे। जब हम सत्तावादी शासन की बात करते हैं तो हम इसकी प्रकृति, इसका नेचर क्या है और इसका चरित्र क्या है, इसकी जो कैरेक्टर है वो किस तरह का है, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, हालांकि सत्तावादी शासन को हर एक रूप में हम नकारात्मक या गलत नहीं ठहरा सकते। सत्तावादी शासन जिसमें जो आपका निरंकुशवाद है, या इसमें आप अधिनायकतावाद है, या इसमें जो तानाशाही है, हालांकि इसके सत्तावादी शासन के कुछ जो रूप हैं वो नकारात्मक हमें लग सकते हैं, नकारात्मक हो सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सत्तावादी शासन की पूरी ही प्रकृति या पूरा जो उसका चरित्र है वो नकारात्मकता के आधार पर रखा गया है या नकारात्मकता से भरा हुआ है, ऐसा नहीं है। कुछ देशों की स्थितियां ऐसी हैं कि जहां पर सत्तावादी शासन का होना यानी लोकतांत्रिक या संवैधानिक शासन का ना होना आवश्यक हो जाता है। अगर किसी देश की जो कह सकते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियां हैं या देश की सामाजिक परिस्थितियां हैं वो विविधताओं से भरी हुई हैं, या देश में संघर्षात्मक माहौल है, या देश में ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं कि जिनमें सामान्य तौर पर लोकतंत्र या संवैधानिक शासन पद्धतियां जैसी जो कायम नहीं रह सकती या उनको सुचारू रूप से चलाने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं,
तो ऐसे माहौल में, ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों में या ऐसे देश में सत्तावादी शासन जो है वो सकारात्मकता के तौर पर देखा जाएगा। उसमें शासन स्थापित करने के लिए सत्तावादी शासन ही उपयुक्त या सही माना जाएगा। तो इस तौर पर जो चर्चा की जाती है कि सत्तावादी शासन की प्रकृति और चरित्र की, हालांकि विश्व में बहुत सारे जो शासन विधियां रही हैं, पद्धतियां रही हैं, वो इस बात की पैरवी करते हैं, इस बात को सही ठहराते हैं कि सत्तावादी शासन का कुछ जो रूप है, जो स्वरूप है, वो कठोर या बहुत ज़्यादा कह सकते हैं प्रतिबंधित लग सकता है। लेकिन सत्तावादी शासन जो है वो एक ऐसी विधि के तौर पर भी देखा जा सकता है कि जहां पर अस्थिरताएं ज़्यादा हों, जहां पर कह सकते हैं कि समस्याएं ज़्यादा हों, संघर्षात्मक परिस्थितियां ज़्यादा हों, तो ऐसे में हम सत्ताधारी जो शासन है या सत्तावादी शासन है उसे सही भी ठहरा सकते हैं, उसे सही एक सकारात्मक शासन की विधि के तौर पर, विधा के तौर पर देख सकते हैं। इकाई 2 में इस सब की बात करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपनी इकाई 3 के बाद। इकाई 2 में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हैं समझने वाली या देखने वाली, कुछ शब्दावलियां हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनके बाद हम इन्हें पूरा करने के बाद बढ़ते हैं अपनी इकाई वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण इकाई की बात कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे आंकड़े भी हैं, बहुत सारी सूचनाएं भी हैं, और मैं चाहूँगा कि आप इसके लिए ज़रूर जो है कॉपी लेकर बैठे, नोट्स लेकर बैठे। हम बात कर रहे हैं संसदीय और आदेशात्मक जो कार्य प्रणाली है, शासन प्रणाली है, राजनीतिक प्रणाली है, उन दोनों की तुलना करने जा रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि संसदीय कार्य प्रणाली जो कहाँ से है, यूके से है, यानी कि ब्रिटेन से है, यूनाइटेड किंगडम से है, और आदेशात्मक शासन प्रणाली यूएस से है। इस चीज़ की शुरुआत करने से पहले हमें 2-3 चीज़ें समझ लेनी है। एक हमें लोकतंत्र को समझ लेना है। तो देखिए लोकतंत्र शब्द यानी डेमोक्रेसी जो वर्ड है, जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो बना किससे, 2 शब्दों से मिलकर बना। एक है शब्द है डेमो यानी कि लोग, और एक है क्रेटेन यानी कि शासन। तो डेमोक्रेसी जो वर्ड बना डेमो और क्रेटेन से बना है। डेमो का मतलब लोग है, क्रेटेन का मतलब शासन है। तो लोकतंत्र आज वर्तमान में विश्व राजनीति की सबसे लोकप्रिय, सबसे जानी मानी या सबसे पसंद की जाने वाली एक विधा है, एक तरीका है। आज विश्व के लगभग अधिकांश जो देश हैं वो या तो लोकतांत्रिक हो चुके हैं या फिर लोकतांत्रिक होने की प्रक्रिया में हैं। लोकतंत्र का मतलब कि जब देश में लोगों की इच्छाओं से, लोगों की सामान्य समझ से, लोगों की कह सकते हैं कि उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार देश का शासन तंत्र चले, तो इसे हम लोकतंत्र कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र के विश्व भर में 2 प्रकार हैं। एक लोकतंत्र प्रत्यक्ष है यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और एक लोकतंत्र अप्रत्यक्ष है यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र, कि जब लोग खुद स्वयं शासन करते हों, स्वयं निर्णय करते हों, फैसले करते हों, तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और जब लोग अपने द्वारा किसी व्यक्ति को चुन लेते हों शासन करने के लिए, तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो देखिए इस चैप्टर का जो पहला हमारा जो टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है हमारा पारमार्थिक प्रणाली। पारमार्थिक प्रणाली प्रणाली, या इसे हम पार्लियामेंट्री सिस्टम भी कह सकते हैं। पारमार्थिक प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय प्रणाली की जब बात करते हैं, तो देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय प्रणाली या पारमार्थिक प्रणाली का मतलब है कि जब किसी देश की शासन व्यवस्था, किसी देश की शासन तंत्र जो है वो संसद के द्वारा एक ऐसे निकाय के द्वारा चलाया जाए कि जो निकाय देश में लोगों का चयन करता हो, देश के चुनिंदा लोग उस निकाय, उस संस्थान, उस विभाग के सदस्य हों, और देश का जो आम स्वरूप है राजनीतिक प्रणाली का वो लोगों के उस संगठन के द्वारा, उस निकाय के द्वारा चलाया जाता हो। तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम पारमार्थिक प्रणाली कहते हैं, या पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं, या हिंदी में हम इसे संसदीय प्रणाली कहते हैं। देखिए संसदीय प्रणाली में जो 2 तत्व आते हैं, 2 चीजें आती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें देखिए एक चीज हमें ध्यान रखनी है, संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र यानी जब संसद के द्वारा लोकतंत्र का संचालन हो, संसद के द्वारा लोकतांत्रिक जो है विधायी चले हो। और दूसरा है संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र। तो संसदीय लोकतंत्र का मतलब सिंपल सा है कि जब किसी देश में संसद हो, पार्लियामेंट हो, और पार्लियामेंट भी लोगों की इच्छाओं के द्वारा चलती हो, लोगों का चयन आम प्रणाली के द्वारा, आम विधियों के द्वारा
देश का चलता हो, तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था कहते हैं। जैसे कि भारत है, भारत एक संसदीय लोकतंत्र राष्ट्र है जहां पर शासन प्रणाली जो है वो संसद के द्वारा चलती है, लेकिन संसद का गठन और संसद का संचालन भी आम लोगों द्वारा, आम जनता के द्वारा चलता है। दूसरा आपको एक अजीब सा शब्द मिलेगा, संवैधानिक राजतंत्र। भाई देखिए, संविधान तो देश में है, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम देश में है, लेकिन इस पार्लियामेंट्री सिस्टम ने उस देश के राजतंत्र को, उस देश की राजकीय व्यवस्था को मान्यता दी हुई है, संवैधानिक बनाया हुआ है, तो यह है संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र में कि यानी राजतंत्र तो होता है, लेकिन ये राजतंत्र संविधान के अनुसार ही चलता है। देश का सर्वोच्च अधिकारी, देश का सर्वोच्च जो प्रधान है वो राजा होता है, लेकिन देश की शासन व्यवस्थाएं राजा की इच्छाओं पर निर्भर न होकर देश के संविधान, देश के कॉन्स्टिट्यूशन से चलती हों, तो ऐसी शासन व्यवस्था को संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। तो संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र, ये दो विचारधाराएं जो काम करती हैं, जो दोनों ही संसद से, पार्लियामेंट्री सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। यह हम जो तुलना करने वाले हैं वो दो चीजों की करने वाले हैं। एक तरफ हम बात करेंगे यूएसए की, और हम एक तरफ बात करेंगे यूएसएसआर की। अगर हम संसदीय प्रणाली को और आदेशात्मक शासन प्रणाली की बात करते हैं, तो एक तरफ हम बात करने वाले हैं संसदीय शासन प्रणाली की, हम तुलना कर रहे हैं मतलब जो है दो चीजों की, और एक तरफ हम बात कर रहे हैं आदेशात्मक शासन प्रणाली की। एक तरफ हम संसदीय शासन प्रणाली, जैसा कि हम यहां इसके एग्जांपल के तौर पर लेके चल रहे हैं, हम यूके की बात करेंगे, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं यूएसए की आदेशात्मक शासन प्रणाली। तो देखिए, संसदीय शासन प्रणाली का मतलब यह है कि देश में संसद सर्वोच्च होता है, संसद जो है का गठन होता है, और संसद के द्वारा ही पूरे देश का संचालन होता है। ऐसा नहीं है कि आदेशात्मक शासन प्रणाली में संसद ना होता हो, पार्लियामेंट ना होता हो। या आदेशात्मक शासन प्रणाली का मतलब यह है कि देश की सर्वोच्च शक्तियां एक व्यक्ति में निहित हों, एक व्यक्ति में जो है कंट्रोल्ड हो, केंद्रित हो। ऐसी शासन प्रणाली को हम आदेशात्मक शासन प्रणाली कहते हैं, जैसी शासन प्रणाली यूएसए में है, अमेरिका में है। तो देखिए, अगर इनकी तुलना के लिए हमें कुछ बिंदु उठाने पड़े तो दोनों तरफ आप एक जैसे पॉइंट लिखेंगे, मैं एक तरफ लिख रहा हूं और हम उस तरफ उसकी जो है चर्चा करते चलेंगे साथ के साथ। तो क्या देखिए, नाम मात्र और वास्तविक। और वास्तविक कार्यकारी, उसकी भी हम उस तरफ भी बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे बहुमत, बहुमत दल का शासन। तीसरी हम बात करेंगे जिम्मेदारी, और चौथी हम बात करेंगे विधायिका। तुलना के लिए देखिए, हमने चार पॉइंट उठाए हैं, और हम इन दोनों की तुलना, इन बिंदुओं की तुलना हम संसदीय शासन प्रणाली में और आदेशात्मक शासन प्रणाली दोनों में करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले बिंदु से। तो देखिए, नाम मात्र और वास्तविक कार्यकारी। अगर हम संसदीय कार्य प्रणाली की बात करते हैं, अगर आप यहाँ हम वास्तव में ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, हम यूएस की बात कर रहे हैं, लेकिन हम अगर भारत के संदर्भ में से लेकर चलें तो हम हूबहू, क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, तो ब्रिटेन जैसी हूबहू संरचना हमारे देश में मिलती है। तो आप ब्रिटेन और भारत को साथ रखकर देखते हैं तो भी सही है। और उधर हम आदेशात्मक शासन प्रणाली की बात करते हैं, वो अमेरिका की शासन प्रणाली की बात हो रही है। अगर हम नाम मात्र और वास्तविक कार्यकारी की बात करें तो आप पाते हैं कि संसदीय कार्य प्रणाली में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, जिसे मोनार्क कहते हैं या हमारे देश में राष्ट्रपति कहते हैं, तो मोनार्क या राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष होता है, केवल नाम का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के बाद मंत्रिमंडल द्वारा गठित हुए प्रधानमंत्री में वास्तविक कार्यकारी शक्तियां होती हैं,
तो संसदीय कार्यपालिका में जो देश का राष्ट्रपति है या मोनार्क या जो देश का सम्राट है, जैसे ब्रिटेन में सम्राट होते हैं, वहां महाराज होते हैं, तो नाम मात्र का कार्यकारी है और वास्तविक कार्यकारी शक्तियां देश के प्रधानमंत्री में जो निर्वाचित है, जो संसदीय कार्य प्रणाली में लोकतंत्र के चुनाव द्वारा आया है, ऐसे व्यक्ति में शक्तियां निहित होती हैं। जबकि हम अमेरिका की जब बात करते हैं या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करते हैं, तो यहां नाम मात्र का नहीं बल्कि जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति है अमेरिका का, वो देश की कार्यकारी का प्रधान भी है और राष्ट्र प्रधान भी है। यानी राष्ट्राध्यक्ष भी राष्ट्रपति है और देश की कार्यकारी, देश की कार्यपालिका का प्रधान भी राष्ट्रपति है। यह सभी शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। ये पहली तुलना है कि नाम मात्र का और वास्तविक कार्यकारी संसदीय कार्यपालिका में दो अलग अलग लोग होते हैं, जबकि आदेशात्मक शासन प्रणाली में ये दोनों लोग एक ही व्यक्ति होते हैं। एक ही व्यक्ति के पास कार्यकारी शक्तियां भी होती हैं और वो नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष भी होता है। दूसरी बात करें बहुमत दल का शासन, तो देखिए संसदीय कार्य प्रणाली में ये होता है कि यहाँ शासन प्राप्त करने के लिए क्या होता है, जिस दल को, जिस पार्टी को सदन है उसमें लोग बहुमत प्राप्त होता है, तो उस मतलब सदन में जो है मेजोरिटी प्राप्त होती है, उसी शासन दल को, उसी पार्टी को शासन सत्ता हासिल होती है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ऐसा नहीं है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में होता यह है कि देश की शासन व्यवस्था जो है वो देश के सभी दलों में विभाजित होती है, बटी होती है, और सदन के सभी मेंबर, सदन के सभी सदस्य जो होते हैं वो उन सभी सदस्यों की सहमति और आपसी सलाह के आधार पर देश का शासन, देश की शासन व्यवस्था चलती है। यहाँ मैंने कहा कि बहुमत दल का शासन, कि ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट के जो सदस्य होंगे संसद कार्यपालिका में वो बाकी दलों के लोग नहीं होंगे, होते हैं, लेकिन वास्तविक जो कार्यकारी शक्तियां हैं, वास्तविक शासन शक्तियां हैं, वो बहुमत दल में होती हैं, सत्ताधारी पक्ष में होती हैं। जबकि यहाँ पर शक्तियों का जो विभाजन है वो सदन के सभी सदस्यों के बीच में बराबर बराबर का बटा होता है। अगर सामूहिक जिम्मेदारी की बात करें तो देखिए जो संसदीय कार्यपालिका है उसमें जो मंत्रिमंडल है या पूरा जो मतलब कैबिनेट है या पूरा जो शासकीय वर्ग है, उनकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है सभी कामों को लेकर, सभी दायित्वों को लेकर, सभी जिम्मेदारियों को लेकर। लेकिन आदेशात्मक शासन प्रणाली में जो जिम्मेदारियां हैं वो सामूहिक नहीं ना होकर केवल राष्ट्रपति या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उसकी होती है। वो सभी देश के कामों के लिए, सभी देश की संचालन के, विधाओं के, सभी निर्णयों के लिए एकमात्र जिम्मेदार अधिकारी देश का अध्यक्ष होता है, यानी कि राष्ट्रपति होता है। यह सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री की, मंत्रिमंडल की और देश के मोनार्क यानी देश के राष्ट्रपति या फिर देश के राष्ट्राध्यक्ष की। जबकि यहाँ पर सभी तरह के जो उत्तरदायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो सिर्फ राष्ट्रपति की हैं या फिर अध्यक्ष की हैं। फिर बात करते हैं मंत्री जो है, मंत्री जो होते हैं संसदीय कार्यपालिका में, जो मतलब मिनिस्टर्स होते हैं, वो विधायिका के सदस्य भी होते हैं और कार्यपालिका के सदस्य भी होते हैं। भारत में देखें आप, अगर सिंपल सी बात है, हमारे देश के लोकसभा सदस्य के जितने भी हैं, लोकसभा सदस्य देश की विधायिका के अंग भी हैं, विधायिका के पार्ट भी हैं कि जब कानून बनाने की प्रक्रिया में वो लोग भाग लेते हैं, और साथ ही साथ वो लोग देश के उन कानूनों को लागू करने के लिए अपनी अपनी लोकसभा क्षेत्र के लिए भी उत्तरदायित्व है, अपने अपने लोकसभा जो क्षेत्र है उनका, वहां उन कानून को लागू करने के जिम्मेदार हैं। तो मंत्री जो संसदीय कार्यपालिका है, वहां मंत्री जो होते हैं वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं, दोनों के अंग होते हैं। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ऐसा नहीं है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका है उसका गठन अलग से होता है और विधायिका का गठन अलग से होता है। मतलब कि विधायिका जो कानून बना रही है वो विधायिका का अपना जिम्मेदारियां अलग हैं, और कार्यपालिका जो उन कानून को लागू कर रही है उसके सदस्य अलग हैं, मेंबर्स अलग होते हैं, कार्यपालिका के अलग और जो विधायिका है उसके अलग। तो इन चार बिंदुओं के माध्यम से हमने संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय कार्यपालिका और आदेशात्मक शासन प्रणाली यानी आदेशात्मक शासन जो है तंत्र की बात अलग अलग कर ली है। चार बिंदु लिखकर आप इन दोनों चीजों की तुलना कर सकते हैं, नाम मात्र और वास्तविक कार्यकारी, बहुमत दल का शासन, सामूहिक जिम्मेदारी, मंत्री जो है विधायिका और कार्यपालिका सदस्य होते हैं, उसमें दोनों के सदस्य नहीं होते हैं। इसके बाद चलिए बात करते हैं। मैं थोड़ा सा लंबा इसलिए मतलब जल्दी इसलिए करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास समय बहुत कम है, लंबी वीडियो ना हो जाए, तो हम जो बेसिक सी चीज़ें हैं, जो समझने वाली चीज़ें हैं, उनको अपनी वीडियो में कवर कर रहे हैं कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं अमेरिका और ब्रिटेन की, क्योंकि हम बात करते चल रहे हैं यूके और यूएसए की बात करते चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ जो अंतर हैं ब्रिटेन और अमेरिका के लोकतंत्र में, हम उनकी अगर बात कर लें तो यहां देखिए अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में कुछ अंतर दिए गए हैं। अमेरिका और
ब्रिटेन में जो अंतरों की बात की है, पहली चीज देखिए अमेरिका में जो बात की है कि लिखित और संहिताबद्ध संविधान है, कि ब्रिटेन में देखिए यहां लिखित संविधान है, जबकि जो ब्रिटेन है वहां लिखित संविधान नहीं है, यहां अलिखित संविधान है। जब तुलना हम कर रहे हैं तो क्या अमेरिका में एक लिखित और संहिता वर्धित यानी कि संहिताओं में बंधा हुआ संविधान है, जबकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो केवल उसके सम्मेलनों और उसकी जो सभाएं होंगी उनके आधार पर, उनके अनुभवों, उनके जो भी मंशाएं हैं उनके आधार पर नियंत्रित होता है। यहाँ रिपब्लिकन शासन है, यहाँ रिपब्लिकन शासन है, जबकि यहाँ संवैधानिक राजतंत्र है। यहाँ रिपब्लिकन शासन है अमेरिका में, यानी कि यहाँ पर जो शासन का तंत्र है वो वहाँ के गणतंत्र के द्वारा, वहाँ के संविधान के द्वारा निर्मित है, जबकि यहाँ पर संविधान के अनुसार शासन जो है चलता है। अगर बात करते हैं अमेरिका की तो यहाँ पर सरकार का संघीय व्यवस्था है, यहाँ सरकार की संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था है। और अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में सरकार की एकात्मक प्रणाली है। एकात्मक प्रणाली है। अगर बात करते हैं अमेरिका की तो अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है। राष्ट्रपति प्रणाली है और इधर संसदीय प्रणाली है। प्रणाली है। बात करते हैं अमेरिका की तो यह अधिकारों का विभाजन है। अधिकारों का बंटवारा, अधिकारों का विभाजन है, जबकि यहां पर शक्तियों का पृथक्करण है। का पृथक्करण कह दें या विविधीकरण कह दें। विविधीकरण कह दें। अमेरिका की अगर बात करते हैं तो यहां पर दो पार्टियों का सिस्टम है, यानी दो दलीय शासन व्यवस्था है और यहां मिश्रित दलीय शासन व्यवस्था है। मिश्रित दलीय शासन व्यवस्था है। तो देखिए अमेरिका और ब्रिटेन के जब हम अंतरों की बात करते हैं, तुलना करते हैं, तो अमेरिका में लिखित संविधान है, यहाँ अलिखित संविधान है, यहाँ रिपब्लिकन सिस्टम है, यानी कि यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना की जाती है, और यहाँ संवैधानिक शासन की व्यवस्था है, सरकार की संघीय व्यवस्था है, सरकार जो है वो मिलकर बनता है राज्यों से और नेशनल से। यहाँ सरकार की एकात्मक प्रणाली है, यानी राष्ट्र में जो केंद्र सरकार है वही सर्वोच्च है। यहाँ राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, यहाँ अधिकारों का विभाजन है, अधिकारों के का विविधीकरण, जो अधिकार है वो बटे हुए हैं, वो विभाजित हैं। यहाँ दो ही दल हैं और यहाँ पर मिश्रित दलों का शासन व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन में देखने को मिलती है। इसके बाद देखिए जो महत्वपूर्ण चीज हमारे इस चैप्टर में है वो है ब्रिटिश की संसदीय व्यवस्था और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था। और इसके बाद हम बात करते हैं अमेरिका की जो एकात्मक प्रणाली है, अमेरिका की व्यवसायिक प्रणाली है, उसकी बात करते हैं। तो इसमें हमें जो दो तीन बातें ध्यान रखनी है ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में, उसमें ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था की जब बात करते हैं, ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली की बात करते हैं, तो देखिए ब्रिटेन का, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि क्योंकि हमारे देश में, भारत में जो शासकीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई है, तो इसीलिए हमारे भारत की जो शासन व्यवस्था है वो हूबहू ब्रिटेन जैसी है। तो ब्रिटेन की संसद की जब बात करते हैं, इसकी जो है संसदीय प्रणाली की बात करते हैं, तो देखिए यहां पर जो एक महत्वपूर्ण चीज है वो संसद की सर्वोच्चता है। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, देश का सर्वोच्च संस्थान जो है वो देश की पार्लियामेंट, देश की संसद है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे देश में
जैसा हम अपनी संसद की बात करते हैं तो हमारे देश की संसद में 3 अंग हैं, वैसे ही ब्रिटेन की संसद में भी 3 अंग हैं। 3 अंग कौन से हैं? भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हैं, और यहां पर जो है मतलब ब्रिटेन में वो हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ कॉमन्स है। कॉमन्स यानी देश के जो आम लोग हैं, आम जनता है, उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सभा है। दूसरा जो सदन है ब्रिटेन की संसद में, पार्लियामेंट में, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। और तीसरा जो अंग है ब्रिटेन की संसद में, पार्लियामेंट में, वो यहां का मोनार्क है। मोनार्क यानी कि यहां के जो कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति तो ब्रिटेन में नहीं होते, वहां के जो महाराज हैं ब्रिटेन के, वो वहां के मोनार्क कहलाते हैं। तो देखिए जैसा हमारे यहाँ पर लोकसभा है, राज्यसभा है और हमारे राष्ट्रपति हैं, ऐसा ही ब्रिटेन में जो नाम है वो हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और जो है मोनार्क है। ऐसे ही सिंपल सी बात है। निचला सदन क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन है कि जिसमें चयन किए गए जो लोग हैं वो उच्च वर्ग से आते हैं। वो जो खास बात है, हम ब्रिटेन के अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ब्रिटेन की जो कह सकते हैं सिस्टम की बात करते हैं, तो सदस्यों की संख्या अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो जरूर ध्यान रखनी है कि देखिए हाउस ऑफ कॉमन्स में इनके यहाँ 600 सदस्य हैं और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 800 सदस्यों की एक जो है सभा है। मोनार्क यानी देश का जो शासक है, देश का जो राष्ट्र मतलब कैसे हैं कि महाराज हैं, वो इसके मोनार्क कहलाते हैं। तो इस तरह देखिए सिंपल सी बात है, जैसा कि हम बात करते हैं भारत में कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, अगर एक बात करते हैं कि हमारे देश में जो सामान्य विधेयक है, जो सामान्य विधेयक हमारे देश में पारित होता है, तो सामान्य विधेयक को पारित करने के बाद हमारे यहाँ क्या होता है, लोकसभा से अगर कोई बिल पेश कर देती है तो हमारे देश की राज्यसभा क्या करती है, उसे केवल 6 महीने तक अपने पास निलंबित रख सकती है। और इसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है तो देश का राष्ट्रपति दोनों सदनों का एक संयुक्त बैठक बुलाएगा, संयुक्त सदन बुलाएगा और उसके बाद उस विधेयक पर चर्चा की जाएगी। लेकिन अमेरिका में क्या सिस्टम है कि अमेरिका में किसी भी सामान्य विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स से पारित होने के बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 1 वर्ष तक पेंडिंग रख सकते हैं। 1 वर्ष के लिए जो है इसको निलंबित किया जा सकता है और 1 वर्ष के बाद उस पर कार्रवाई करनी अनिवार्य होगी। और ऐसे ही जो हमारा धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, धन विधेयक को लोकसभा से पारित करने के बाद अगर राज्यसभा में चला जाता है तो राज्यसभा उसे मात्र जो है 14 दिन अपने पास निलंबित रख सकती है, पेंडिंग रख सकती है। परंतु जो ब्रिटेन का सिस्टम है वहां पर कोई भी धन विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स से पारित होने के बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स केवल 1 महीने तक अपने पास पेंडिंग रखते हैं। सामान्य विधेयक को 1 साल और किसी भी धन विधेयक को मात्र 1 महीने हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो अपने पास निलंबित रख सकते हैं। दूसरी बात करें कि हम जो है ये जो पूरा मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, वो जो है संयुक्त तौर पर काम करते हैं और इनकी सामूहिक जिम्मेदारी है देश के सभी कार्यों के निर्वहन के लिए, देश के सभी कामों की जो कानून के बनने के लिए। और इनमें अंतिम निर्णय मोनार्क यानी कि वहां के राष्ट्राध्यक्ष जो कि वहां के सम्राट होते हैं, वहां के शासक होते हैं। ब्रिटेन की महारानी जिनका निधन हुआ, अभी उनके बेटे जो है वहां के जो है शासन में है। इसके बाद एक जो चीज इसमें बात करते हैं हम संसद की सर्वोच्चता के साथ साथ, वो हमें बात करनी है संवैधानिक राजतंत्र की। हम संवैधानिक की राजतंत्र की बात करते चलते हैं साथ में। संवैधानिक राजतंत्र की जब हम बात करते हैं कि ब्रिटेन का जो शासन है, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था है, वो संवैधानिक राजतंत्र के अनुसार चलती हैं। यानी देश में राजतंत्र तो है लेकिन राजा जो है, वहां का सम्राट जो है, वो संविधान के अनुसार ही काम करेगा। वो भी संविधान की जो है बाध्यताओं से, संविधान की जो नियंत्रण है उनसे बंधा हुआ है। और इसके साथ में जो मतलब संविधान के द्वारा सभी शक्तियां जो है देश की संसद को प्राप्त हैं और संसद का ही एक सदस्य, संसद का ही एक अंग जो है वो वहां का मोनार्क यानी वहां का सम्राट है। संवैधानिक राजतंत्र की जो कुछ दो तीन बातें हैं कि देखिए जो मोनार्क है, जो वहां का राष्ट्राध्यक्ष है, उसका समर्थन करने के लिए क्या होगा कि भाई उसे कुछ समितियां दी गई हैं, उसे 3 शक्तियां दी गई हैं। पहली बात तो परामर्श करने का अधिकार है, यानी कि जो देश का राष्ट्राध्यक्ष है उसे संसद से या प्रधानमंत्री से परामर्श करने का अधिकार है। और प्रोत्साहन करने का अधिकार है, यानी कि वो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, संसदीय व्यवस्था को जो है प्रोत्साहित करेगा। और चेतावनी देने का अधिकार भी यहाँ के मोनार्क को यानी कि राष्ट्राध्यक्ष को दिया गया है। तो पहला परामर्श करना, दूसरा प्रोत्साहित करना और तीसरा चेतावनी देना, ये काम जो है जो संसद है वहां के जो ब्रिटेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एकात्मक जो शासन प्रणाली है। अगर बात करते हैं तो एकात्मक शासन प्रणाली के नाम पर जब हम
एकात्मक शासन प्रणाली की बात करते हैं तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और इसके साथ में आपका जो है वेल्स, अगर वेल्स और स्कॉटलैंड की बात करें, आयरलैंड की बात करें तो देखिए कि हमारा जो सिर्फ ब्रिटेन, इसमें अगर आप जानते हो तो अगर सिर्फ ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन अकेला ब्रिटेन कहलाता है। जब हम ब्रिटेन में आयरलैंड को जोड़ लेते हैं तो ये कहलाता है ग्रेट ब्रिटेन, और इसके साथ में हम इसको स्कॉटलैंड को जोड़ लेते हैं तो इसका नाम पड़ता है यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यानी इस तरह जो नाम आपने अगर अलग अलग सुने हो, ब्रिटेन सुना हो, ग्रेट ब्रिटेन सुना हो और साथ में यूके सुना हो, ये तीन नाम ऐसे ही नहीं है। अगर अकेला ब्रिटेन की हम बात करते हैं तो उसे ब्रिटेन कहते हैं, उसके साथ में अगर आयरलैंड को भी वाले हिस्से को भी जोड़ लेते हैं तो ये ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है, और इसके साथ में हम वेल्स और स्कॉटलैंड को भी जोड़ लेते हैं तो ये पूरा इलाका यूनाइटेड किंगडम, एक संयुक्त साम्राज्य के तौर पर जाना जाता है। तो देखिए जैसे हम बात करते हैं एकात्मक शासन प्रणाली की बात करते हैं तो ब्रिटेन के जो भी रूल्स होते हैं, ब्रिटेन की जो संसद होती है, इनका शासन स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड पर भी चलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इन सभी में एकात्मक शासन प्रणाली है। वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड की जो शासन व्यवस्थाएं हैं वो ब्रिटेन की संसद से ही चलती हैं, इसीलिए हम इसे एकात्मक शासन प्रणाली के तौर पर परिभाषित करते हैं या परिमाणित करते हैं। दूसरा एक में जो इसमें पॉइंट रह जाता है वो है मिश्रित दल व्यवस्था। मिश्रित दल व्यवस्था ब्रिटेन में पाई जाती है। अब देखिए ब्रिटेन में क्या है कि बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे दल हैं, और जिस तरह भारत के संसद में सभी दलों को, जितने भी प्रत्याशी, जितने भी उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं, उन सबको देश की संसद में, देश की पार्लियामेंट में मतलब हिस्सेदारी मिलती है, भाग मिलता है। और उनकी भूमिका ऐसा नहीं है कि जो दल जीता, जिस दल को बहुमत मिला, केवल उसकी जिम्मेदारी है, केवल उसकी भूमिका है। जितने भी मिश्रित दलों की जो सरकार सत्ता, मतलब जितने भी मिश्रित दल हैं जो संसद के सदस्य हैं, उन सब की देश की शासन प्रणाली में, देश के शासन तंत्र में वही कह सकते हैं कि भाई स्थिति है जो हमारे भारत में सभी दलों की देश की पार्लियामेंट में, देश के लोकतंत्र में देखने को मिलती है। अगर मिश्रित दलों के तौर पर बात करते हैं, हालांकि हम इसमें जो हमारा ब्रिटेन है या हमारा जो हम इसकी बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमें लगता है कई बार कि बहुत मतलब जो है बहुत सारी पार्टियां नहीं हैं। देखिए यहाँ पर हालांकि बहुत सारे दल हैं, लेकिन यहाँ की जो दो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं ब्रिटेन की, उनमें एक कंजर्वेटिव पार्टी है, एक कंजर्वेटिव पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, और दूसरा जो महत्वपूर्ण दल है वो लेबर पार्टी है। हालांकि बहुत सारे दल ब्रिटेन की सत्ता में, ब्रिटेन की राजनीति में, लेकिन दो बड़ी पार्टियां जो ब्रिटेन की हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी है, एक लेबर पार्टी है। कंजर्वेटिव पार्टी एक तरह से एक पूंजीवादी पार्टी है जो इस तरह के विचारों का, इस तरह की मान्यताओं का समर्थन करती है कि ब्रिटेन में जो शासन व्यवस्था है, जो सरकार है, संसदीय प्रणाली है, वो देश के उद्योगों में, उद्योगपतियों की कार्य प्रणालियों में किसी तरह का हस्तक्षेप ना करे, उन्हें पूरी स्वायत्ता हो, उन्हें पूरे अधिकार हो। इस तरह के विचार रखने वाली पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी है। जबकि लेबर पार्टी का मानना ऐसा है, लेबर पार्टी की विचारधारा ऐसी है कि जो देश के निम्न तबके, देश के निम्न वर्ग के सहयोग के, समर्थन के जो है पक्ष में बात करती है। लेबर पार्टी का जो मूल उद्देश्य है वो इस तौर पर है कि देश का जो निम्न तबका है उसे किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो मुख्य पार्टी दो हैं, कंजर्वेटिव पार्टी है, लेबर पार्टी है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी पार्टियों की स्थापना ब्रिटेन में हुई है और इन पार्टियों ने समय समय पर एक साथ मिलकर जो है काम करने के प्रयास किए हैं। कई मुद्दों पर जो कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी है वो भी सहमत हैं। इन मुद्दों में अगर बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था के रखरखाव की बात करते हैं, रक्षा मामलों की बात करते हैं, तो इन मुद्दों पर जो है ये दोनों पार्टियां सहमत भी हुई हैं। और इसे ही हम सहमति, सर्वसम्मति के युग की बात करते हैं, जो 1970 और 80 के आसपास का जो दौर है, जिसमें सभी जो दल हैं ब्रिटेन के वो लगभग एक होकर शासन व्यवस्थाओं में अपना योगदान देते हैं। तो यहाँ संसदीय प्रणाली जो ब्रिटेन की है उसकी बात करने के बाद हमें बात करनी है थोड़ी संक्षिप्त में अमेरिका और उसकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करनी है। और इसके साथ ही हमारी जो इकाई है, हमारा जो चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा। अमेरिकी व्यावसायिक प्रणाली या अमेरिकी जो शासन प्रणाली है उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, अमेरिका में अगर जो है आप बात करते हैं, अमेरिका का संविधान जो है लिखित संविधान है। और इसके लिखित संविधान की अगर हम थोड़ी सी जानकारी लेके चलें
पहली बात हमने जैसे कहा कि भाई विश्व का सबसे प्राचीन जो लोकतंत्र है, विश्व का सबसे प्राचीन जो संविधान है वो किसके पास है? अमेरिका के पास है। ठीक है, तो अमेरिका का जो संविधान है वो बना 1787 में, सन 1787 में आपका फिलाडेल्फिया कन्वेंशन जो था, फिलाडेल्फिया कन्वेंशन जो था अमेरिका की स्वतंत्रता के बाद, अमेरिका की आज़ादी के बाद अस्तित्व में आया। और इस कन्वेंशन, इस सम्मेलन, इस सभा के बाद ही अमेरिका का जो संविधान है वो अस्तित्व में आया 1787 में। अगर संविधान की बात करते हैं तो 1787 में इसका संविधान बना और इसके संविधान में कुल 7 अनुच्छेद हैं। जैसे हमारे संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 जो है मूल रूप से थी और वर्तमान में 470 से भी अधिक है, तो संविधान के उसमें अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। और कार्यपालिका के रूप के रूप में किसको? कि राष्ट्रपति को मान्यता दी हुई है। इसकी विधायिका की बात करते हैं तो विधायिका जो है यहाँ की वो सर्वोच्च न्यायालय के रूप में काम करती है, न्यायपालिका के रूप में काम करती है। और यहाँ की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है अमेरिका का, उसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में जो है इसको कांग्रेस के नाम से जानते हैं, वहां की पार्लियामेंट को, वहां की जो संसद को। दूसरी हम बात करते हैं कि अमेरिका क्योंकि 50 राज्यों का समूह है, 50 से अधिक अब तो है, 51 के आसपास है, लेकिन 50 राज्य अमेरिका में हैं। और इन 50 राज्यों की जो कह सकते हैं कि सत्ता में आने के लिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम में आने के लिए पहले करना यह पड़ता है कि किसी भी व्यक्ति को, मतलब जो भी चुनाव में खड़ा होना होता है तो इसे हर राज्य से कितने 2/3 मत से किसी व्यक्ति को केवल चुनाव में खड़ा होने के लिए ही जो है मान्यता दी जाती है। इसके बाद जिस पार्टी, यहाँ पर जो है 2 पार्टियां हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी है और एक दूसरा दल है अमेरिका का जो मुख्य दलों में देखा जाता है। तो उन दलों के बीच में सबसे पहले हर राज्य से कोई भी जो मतलब व्यक्ति चुनाव में खड़ा होना चाहता है उसके लिए 2/3 मत से इस व्यक्ति को मान्यता दी जाती है, जो देश की एकात्मक, जो देश की राष्ट्रीय प्रणाली है उसमें आने के लिए। और बाद में 2/3 मत से ही इस बिल को जो है मतलब पास किया जाता है। आगे चलकर अमेरिका के संविधान को सबसे कठोर संविधानों में से एक माना जाता है। और कठोर संविधान को जो है इसलिए भी माना जाता है कि आपको संविधान संशोधन का अगर प्रस्ताव भी सदन में लाना है, अगर हमारे यहाँ तो सीधा सिस्टम है कि अगर किसी को संविधान में संशोधन का कोई प्रस्ताव लाना है तो उसे लोकसभा में भी ला सकते हैं, राज्यसभा में भी ला सकते हैं। लेकिन अमेरिका में संशोधन की जो प्रणाली है, संशोधन का जो प्रकार है वो बड़ा जटिल और बड़ा कठिन है। किस तरह जटिल और कठिन है कि अगर किसी को भी संविधान में संशोधन का कोई प्रस्ताव सदन में लेकर आना है तो उसके लिए पहले उस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए सदन के 2/3 लोग जो हैं उनकी रजामंदी चाहिए। यानी सदन के 2/3 लोग रजामंद हैं, वो सहमत हैं इस बात से कि उन्हें प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। तो केवल प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए ही 2/3 सदस्यों की जो है सहमति चाहिए और उसके बाद उस बिल को पास करने के लिए भी 2/3 सदस्यों की जो है मतलब सहमति चाहिए। इस तरह सबसे कठोर संविधान होने के बाद अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका के संविधान में अभी तक देखिए अमेरिका का संविधान भारत से 100 वर्ष पुराना है, 200 साल पुराना संविधान। और इस संविधान में आज तक मात्र 7 संशोधन, आज तक इसमें मात्र 27 जो है संशोधन हुए हैं। भारत का संविधान मात्र अभी कितना पुराना, 100 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं और भारत के संविधान में 100 से भी अधिक संशोधन हो चुके हैं, 100 से भी ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। लेकिन 200 साल पुराना संविधान अमेरिका, इसमें इसके संशोधन की जो प्रणाली है बहुत कठिन होने की वजह से, बहुत ही जटिल होने की वजह से आज तक मात्र 27 संशोधन जो है अमेरिका के जो है संविधान में हुए हैं। अगर इसके साथ हम कुछ चीजों की बात करें तो शक्तियों की जांच और संतुलन की पृथक करना, भाई देखिए सिंपल सी बात है, अमेरिका में शक्तियों की जांच और जो संतुलन है उसे पृथक करके रखा गया है। यानी अमेरिका की विधायिका और कार्यपालिका को अलग रखा गया है। एक और जहां पर जो विधायिका है वो देश के कानून बनाने के लिए एक अलग से जो है कार्य करती है, कार्यप्रणाली है, जबकि देश में कानून को लागू करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति और उसकी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसका चुनाव खुद राष्ट्रपति करते हैं। यहां हम बात करते चलते हैं शक्तियों और जांच और संतुलन पृथक यानी अलग करना। तो देखिए जैसे मैंने कहा कि अमेरिका में विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है
और कोई भी विधायिका का सदस्य कार्यपालिका का सदस्य नहीं है। जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वो विधायिका का हिस्सा नहीं है, और ना ही किसी भी, देखिए यहाँ हमारे यहाँ क्या होता है, जो हमारे देश का कार्यकारी अध्यक्ष है यानी जो प्रधानमंत्री है वो देश की विधायिका का भी हिस्सा है, देश की कार्यपालिका का भी हिस्सा है, और सदन की सभी बैठकों में जहां कानून बनते हैं वो भाग लेता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका के जो विधायिका के सदस्य हैं वो कार्यपालिका की बैठकों में भाग नहीं लेते, और कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के मतलब जो है बैठकों में भाग नहीं लेते। कार्यपालिका कानून बनाती है और विधायिका उन कानूनों को लागू करती है, इंप्लीमेंट करती है। और अगर बात करते हैं जांच और संतुलन की, तो देखिए ब्रिटेन, इसमें अमेरिका में जो जो नियम कानून बनाए गए हैं उन्हें बनाने और लागू करने की जांच करने के लिए भी एक तीसरी समिति, एक तीसरा अंग होता है। जबकि हमारे यहाँ संसदीय समितियां हैं, हमारे देश में संसदीय समितियां खुद उन नियमों की, उन घटनाओं की जांच करती हैं जो देश की संसद द्वारा, देश की कार्यपालिका द्वारा लागू की गई हैं। अगर बात करते हैं अमेरिका में संसदीय व्यवस्था की, या संघीय व्यवस्था की बात करते हैं, व्यवस्था की, तो देखिए अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है वो इस तरह काम करती है कि अमेरिका में राज्य और जो केंद्र है उनके बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। और मतलब ये कह सकते हैं कि अमेरिका में जो केंद्र है उसकी सरकार बिल्कुल भिन्न है और राज्य जो है उसके अधिकार बिल्कुल भिन्न है। हालांकि भारत में भी शक्तियों का विभाजन इस तरह से है, लेकिन भारत में राज्यों और केंद्र के बीच में उत्तरदायित्व है, यानी कि राज्य केंद्र के प्रति उत्तरदायी हैं और केंद्र राज्यों के प्रति उत्तरदायी है। दोनों का शक्ति विभाजन तो है, लेकिन ये शक्ति विभाजन इस हद तक है, इस सीमा तक है कि दोनों अपने अपने अलग सिद्धांतों पर काम ना करने लगे। लेकिन अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है उसमें एकात्मकता बहुत ही सीमित है, एकात्मकता बहुत ही लिमिटेड है। अब इसमें बात करते हैं, तीसरी चीज जो है वो है सरकार का राष्ट्रपति पद। सरकार का राष्ट्रपति पद। अगर अमेरिका में हम सरकार के राष्ट्रपति पद की बात करें तो हमने जैसा पहले कहा कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वो देश की सरकार का भी प्रधान है और राष्ट्र का भी अध्यक्ष है। इसके साथ साथ ही जो राष्ट्रपति के चुनाव हैं वो सीधे जनता के द्वारा किए जाते हैं। जनता सीधे सीधे राष्ट्रपति के लिए वोट डालती है और राष्ट्रपति उसके बाद अपने मंत्रिमंडल का, अपने मंत्रिपद का गठन करता है। लेकिन अमेरिका की एक जो खास बात है राष्ट्रपति पद और उसके मंत्रिमंडल की, कि अमेरिका अपने राष्ट्रपति मतलब अपने मंत्रिमंडल का चयन करने के बाद 4 साल के लिए अमेरिका में राष्ट्रपति चुना जाता है और वो अपने मंत्रिमंडल का चयन करने के बाद उन्हें उनके पद से नहीं हटा सकता जब तक कार्यकाल पूरा ना हो जाए। भारत में जो हमारा प्रधानमंत्री है, जो हमारा कार्यकारी अध्यक्ष है, वो या ब्रिटेन की अगर बात करते हैं तो वो जब चाहे अपने मंत्रिमंडल में संशोधन कर सकता है, बदलाव कर सकता है, किसी जो है मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या बढ़ा सकता है, कम भी कर सकता है, और ये सब कुछ प्रधानमंत्री की इच्छाओं पर निर्भर करता है। हालांकि मंत्रिमंडल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन अमेरिका में जो राष्ट्रपति है 4 साल के लिए चुना जाता है। और हालांकि राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल का चयन स्वयं करता है, लेकिन राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल को उनके पदों से हटाने की या निरस्त करने की अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति केवल जो है उनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद ही, या राष्ट्रपति अपने स्वयं के कार्यकाल समाप्त होने के बाद ही इस तरह की जो है गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। और राष्ट्रपति अमेरिका में कोई भी एक व्यक्ति केवल 2 बार ही बन सकता है। आगे हम बात करते हैं, देखिए तुलना के आधार पर जो कुछ चीजें दे रखी हैं और हमारे चैप्टर की एंडिंग हो जाती है। बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट की। अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां अगर हम देखें तो हालांकि हमें लगता है कि ब्रिटेन के जो सम्राट हैं उनसे अधिक हो जाती हैं। एक तरफ अमेरिका पूरे देश की सरकार का, पूरे देश के सभी संसाधनों का एकाधी अधिकारी होता है, जबकि ब्रिटिश सम्राट जो है वो देश की संसद, देश की पार्लियामेंट, देश के जो मंत्रिपरिषद है उसकी सिफारिशों पर काम करता है। तो यहां हमें लग सकता है कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति है उसकी शक्तियां सम्राट से भी अधिक हैं। अगर ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात करें और अमेरिकी राष्ट्रपति की बात करें तो हम पाते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल में, अपने कार्यकारी विधाओं में ज़्यादा नियंत्रण प्राप्त नहीं है, जबकि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें राष्ट्रपति से भी अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। उन्हें अपने मंत्रिमंडल में संशोधन करने, बदलाव करने या समय समय पर अपने मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या घटाने और बढ़ाने का पूरा अधिकार है। तो इस स्वरूप में हम बात करते हैं कि जो अमेरिका है उसके राष्ट्रपति की जो शक्तियां कमजोर दिखाई देती हैं और संसद, ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है उसकी शक्तियां ज़्यादा दिखाई देती हैं। अगर बात करते हैं हम द्विसदनात्मक विधानमंडल की, तो जैसे सिंपल सी बात है, हमने बात की थी कि ब्रिटेन में जो है हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उसी तरह की जो शासन प्रणाली है वो यहाँ भी है।
यानी कि अमेरिका में भी 2 सदनात्मक प्रणाली है, और इसमें जो 2 सदन है उनमें 2 सदन है, एक में है आपका प्रतिनिधि सभा, एक है प्रतिनिधि सभा, और दूसरा है सेनेट। ये निम्न सदन है, ये उच्च सदन है अमेरिका की। जब हम बात करते हैं तो देखिए अमेरिका में जो निर्वाचित सदस्य हैं यानी कि जो प्रतिनिधि सभा है, इसमें 435 लोगों का चयन होता है। 435 लोग विभिन्न जो है क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। और इसके अलावा जो सेनेट है, जो सेनेट है उनकी संख्या जो है वो 100 है। सेनेटों की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा, देश का जो उच्च वर्ग है उसके द्वारा की जाती है। और देखिए सिंपल सी बात है, इसमें जो ये है यानी जो प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है, जबकि सेनेट जो है 6 वर्षों के लिए चुनी जाती है। इसके साथ ही अब बात करते हैं सेनेट और जो हमारा प्रतिनिधि सभा है। तो देखिए प्रतिनिधि सभा और सेनेट इन दोनों की भूमिका, हालांकि अमेरिकी संसद में, अमेरिकी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन प्रतिनिधि सभा आम जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जो कि सेनेट जो है वो देश के उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, देश के उच्च वर्ग की जो है कहते हैं पैरवी करती है। इस तरह का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो अमेरिका में भी है। तो इस पूरी चर्चा के साथ हम बात कर सकते हैं कि अमेरिका और आपका ब्रिटेन यानी कि यूएस और यूएसए और यूके की हम जो है तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन की चर्चा कर चुके हैं। हालांकि हमने बहुत चीज़ों को जो है फास्ट फॉरवर्ड तौर पर लिया है, क्योंकि समय बहुत कम है, और इसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि वीडियो हमारी शायद थोड़ी सी लंबी हो गई है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम इस पूरी पुस्तक के एक आधे हिस्से को आप परीक्षाओं के लिए तैयार कर पाएंगे। इसके साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.